हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो। जैसा कि आप सभी को पता है, जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैंगे उन सभी के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए जो सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट है बीकॉम प्रोग्राम कोर्स के अंदर, उन सभी के पास एक सब्जेक्ट हैगा एंटरप्रेन्योरशिप एंड न्यू वेंचर प्लानिंग। तो अब मैं आप लोगों के साथ इसका ही एग्जाम, सबसे पहला एग्जाम है इन स्टूडेंट का, कुछ का बहुत ही जल्द आने वाला है, कुछ के एग्जाम में अभी टाइम है। तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं अब लेकर आने वाला हूँ आप लोगों की, इसमें जो भी पांचों यूनिट आ रही हैं सभी की वन शॉट रिवीजन वीडियो, जिसके अंदर एक वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी एक यूनिट को काफी डिटेल में सारे कंसेप्ट के साथ एक्सप्लेन कर दिया करूंगा। तो एक एक करके आपको पांचों यूनिट्स की वीडियो मिलने वाली है, जिसमें आपको एक वीडियो के अंदर एक पूरी यूनिट कवर हो जाएगी। तो ऐसे 5 यूनिट आएंगी आपकी वन शॉट रिवीजन की। अगर आपको इनके नोट्स चाहिए तो नोट्स इनके पेड हैं। अगर आपको परचेज करने हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर या चैनल पर मोबाइल नंबर मिल जाएगा, आप वहां पर मेरे को डीएम करिए, वहां से आप नोट्स को परचेज कर सकते हैं। तो बिना देर किए शुरू करेंगे हम अपनी आज की वीडियो और देखेंगे इन वन शॉट रिवीजन को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो देखिए, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपकी यूनिट नंबर 5 है, मैनेजरियल एस्पेक्ट्स ऑफ अ बिजनेस, इसकी वन शॉट रिवीजन वीडियो, जिसके एक वीडियो के अंदर हम आपकी ये पूरी यूनिट कवर करने वाले हैं। तो बिना देर किए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो सबसे को। पहले हम देखेंगे इसमें कि आपका इसमें सिलेबस क्या क्या आपके जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस में दिया है एग्जाम के लिए, जो आपके रिलेवेंट है, क्या क्या टॉपिक आपको कवर करने हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, अगर आपने इससे पहले की जो चारों यूनिट है वो अभी तक नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाइए, वहां पर आपको प्लेलिस्ट में चारों यूनिट अपलोड मिल जाएंगी। आप प्लेलिस्ट में चारों यूनिट देख सकते हैं, वो पहले से चैनल पर अपलोड हो रखी है। तो देखिए, सिलेबस में आपको क्या क्या टॉपिक कवर करना है। इसमें यूनिट नंबर 5 में मैनेजिंग फाइनेंस, अंडरस्टैंडिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफ अ न्यू एंटरप्राइज, मार्केटिंग मिक्स, मैनेजमेंट ऑफ कैश, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट, गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप। इतना कंटेंट आपको कवर करना है। हो सकता है 2 पार्ट बने वीडियो के या फिर एक में भी कवर होएगा, जितना भी होगा वो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैनेजिंग फाइनेंस। फाइनेंस मैनेज करने का क्या मतलब होता है। तो फाइनेंस इज अ ब्रॉड फील्ड दैट डील विद मैनेजमेंट ऑफ मनी, इन्वेस्टमेंट एंड अदर फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंस के अंदर क्या आता है, आप कि आप किस तरीके से मनी को, इन्वेस्टमेंट को और बाकी जो भी फाइनेंशियल एसेट होते हैं उनको किस तरीके से मैनेज करते हैं, उनके साथ कैसे डील करते हैं, वो कहलाता है फाइनेंस। It encompasses various activity related to creation, allocation and utilization of financial resource to achieve financial goal and objective। इसके अंदर आपका क्या क्या आ जाता है, क्रिएट करना, एलोकेट करना और यूटिलाइज करना फाइनेंशियल रिसोर्सेज को, जिससे आप अपने फाइनेंशियल गोल्स और ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएं। तो वह कहलाता है आपका मैनेजिंग फाइनेंस। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंस नीड। फाइनेंस नीड्स को हमने कितने तरीकों में क्लासिफाई कर रखा है। तो देखिए, पहली आती है फिक्स्ड कैपिटल नीड्स। तो द मनी इन्वेस्टेड इन सम फिक्स्ड एसेट्स और ड्यूरेबल एसेट्स लाइक लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट, फर्नीचर इज नोन एज फिक्स्ड कैपिटल। जो मनी को हम इन्वेस्ट करते हैं फिक्स्ड एसेट्स या फिर ड्यूरेबल एसेट्स के अंदर, या जैसे कि लैंड के अंदर, बिल्डिंग के अंदर, मशीनरी में, इक्विपमेंट में और फर्नीचर में जो हम पैसा लगाते हैं, उसे कहा जाता है फिक्स्ड कैपिटल। These assets are required for permanent use, that is for long period of time। ये जो एसेट्स हैं ये हमें परमानेंट यूज के लिए चाहिए होते हैं और हमारे लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए इनकी जरूरत पड़ती है। दूसरी फाइनेंस की जरूरत होती है हमें वर्किंग कैपिटल नीड के लिए। तो द मनी इन्वेस्टेड इन करंट एसेट्स लाइक रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड, डेटर एटसेट्रा इज नोन एज वर्किंग कैपिटल। ऐसी मनी जो हमारे करंट एसेट्स में इन्वेस्ट होती है, जैसे कि रॉ मटेरियल में लगा हुआ पैसा, फिनिश्ड गुड्स में और डेटर के साथ जो पैसा है, वो कहलाता है हमारा वर्किंग कैपिटल। इन अदर वर्ड, मनी रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे ऑपरेशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। ऐसी मनी जो हमें डे टू डे ऑपरेशंस के लिए जरूरत पड़ती है बिजनेस के और एंटरप्राइज के, उसे कहा जाता है आपकी वर्किंग कैपिटल नीड। नेक्स्ट आता है आपका शॉर्ट टर्म फाइनेंस नीड। तो दीज आर फंड नीडेड टू मीट शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन और एक्सपेंस टिपिकली विद इन अ ईयर। ऐसा फंड जिसकी जरूरत हमें किस लिए पड़े, हमारी शॉर्ट टर्म जो ऑब्लिगेशन है उसे पूरी करने के लिए पड़े, जैसे कि जो जिसका टाइम पीरियड शॉर्ट टर्म का ऑब्लिगेशन का 1 साल का हो, तो उस फंड को हम कहते हैं शॉर्ट टर्म फाइनेंस नीड। इसमें आपका क्या क्या आ जाता है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, इन्वेंट्री परचेज, पेमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म लायबिलिटी एटसेट्रा। क्या क्या वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट होती है इन्वेंट्री की परचेज के लिए और शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को पे करने के लिए जो पैसे की जरूरत पड़ती है उसे कहा जाता है शॉर्ट टर्म नीड। नेक्स्ट टाइप का है हमारा लॉन्ग टर्म फाइनेंस नीड। तो लॉन्ग टर्म फाइनेंस नीड आर फंड रिक्वायर्ड फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रोजेक्ट दैट एक्सटेंड बियॉन्ड अ ईयर। ऐसे फाइनेंस की नीड जो कि हमें किस लिए पड़ती है, ऐसा फंड जो कि हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए रिक्वायरमेंट होती है, जिसका यूज हम 1 साल से ज्यादा के पीरियड के लिए करते हैं, वो कहलाता है आपका लॉन्ग टर्म फाइनेंस नीड। एग्जाम्पल इसमें क्या आता है, परचेजिंग फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट खरीदने के लिए जो फंड चाहिए होता है,
एक्सपेंडिंग ऑपरेशन, ऑपरेशन को एक्सपेंड करने के लिए जो फंड चाहिए होता है। फंडिंग मेजर कैपिटल प्रोजेक्ट, कैपिटल प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए जो पैसा चाहिए होता है वो आता है आपका लॉन्ग टर्म फाइनेंस नीड में। तो ये आपके 4 तरीके की फाइनेंस नीड होती है, फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। नेक्स्ट टॉपिक हैगा सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की। जो ये हमारी फाइनेंस की नीड होती है, इन्हें हम कहाँ से फंड करते हैं, मतलब किन किन सोर्सेज से हम पैसा रेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हमारे पास इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस रेफर्स टू फंड जनरेटेड फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ। जब ऑर्गेनाइजेशन अपने खुद के पास से फंड को जनरेट करे तो वो कहलाता है इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। दिस कैन इंक्लूड रिटेन अर्निंग, डेप्रिसिएशन फंड एंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी टू जनरेट कैश इंटरनली। इसके अंदर क्या क्या आ जाता है आपका, जो आपकी रिटेन अर्निंग्स होती हैं वो, डेप्रिसिएशन फंड होता है उसमें से, या फिर कंपनी अपनी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी लगाए जिससे इंटरनली कैश को जनरेट किया जा सके। तो ये होती हैं आपकी इंटरनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। सबसे पहले रिटेन अर्निंग क्या होती है, तो प्रॉफिट दैट आर री इन्वेस्टेड बैक इनटू द बिजनेस फॉर एक्सपेंशन और अदर पर्पस। जो प्रॉफिट हमने इस साल में अर्न करा उसे हम दोबारा बिजनेस में लगा दे बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, वो हो जाता है आपकी रिटेन अर्निंग के थ्रू फाइनेंसिंग। डेप्रिसिएशन फंड क्या होता है, फंड जनरेटेड बाय सेटिंग असाइड अ पोर्शन ऑफ प्रॉफिट टू रिप्लेस डेप्रिशिएटिंग एसेट्स। ऐसा फंड जो हम प्रॉफिट में से निकालकर अलग रखते चलते हैं कि जब हमारा जो ये डेप्रिशिएबल एसेट है ये खत्म हो जाएगा तब हम इस फंड का यूज करके उस एसेट को रिप्लेस कर लेंगे। तो उस फंड का यूज कर लें जब हम फाइनेंसिंग के लिए तो वो कहलाता है आपका डेप्रिसिएशन फंड। फिर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में तो इफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ कैश एसेट एंड लायबिलिटी टू जनरेट कैश इंटरनली। जब हम करंट एसेट और लायबिलिटी का एफिशिएंटली मैनेजमेंट करें किस लिए, कैश को इंटरनली जनरेट करने के लिए, तो वो कहलाता है आपका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस की। फाइनेंस के एक्सटर्नल सोर्सेज क्या क्या होते हैं, तो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस इन्वॉल्व ऑब्टेनिंग फंड फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। जब हम ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से फंड को ऑब्टेन करें तो वो कहलाता है आपका एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग। दिस कैन इंक्लूड बोरोइंग फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इशूइंग इक्विटी और डेट सिक्योरिटी और सीकिंग फंड फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वेस्टर। जब हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बोरोइंग लें, इक्विटी इशू करें, डेट सिक्योरिटीज इशू करें या फिर एक्सटर्नल इन्वेस्टर से फंडिंग ले, तो ये सारे आपके किस में आते हैं, एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में आते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से फंडिंग लेना मतलब बैंक लोन हो गया, तो ऑब्टेनिंग बैंक लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू फंड बिजनेस ऑपरेशन और इन्वेस्टमेंट, ये होता है आपका एक्सटर्नल सोर्स। फिर इक्विटी फाइनेंसिंग होती है, इसमें क्या होता है, इशू शेयर ऑफ ओनरशिप इन द कंपनी टू इन्वेस्टर इन एक्सचेंज फॉर कैपिटल। कैपिटल के बदले में कंपनी के शेयर इन्वेस्टर को इशू कर देना, वो कहलाता है आपका इक्विटी फाइनेंसिंग। डेट फाइनेंसिंग क्या होती है, बोरोइंग मनी थ्रू बॉन्ड, डिबेंचर एंड अदर डेट इंस्ट्रूमेंट टू फाइनेंस ऑपरेशन और प्रोजेक्ट। ऑपरेशन और प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए मनी बोरो करना किसके थ्रू, बॉन्ड, डिबेंचर और डेट इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, तो वो कहलाता है आपका डेट फाइनेंसिंग। और क्राउड फंडिंग के थ्रू एक होता है, तो रेज फंड फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टू सपोर्ट स्पेसिफिक प्रोजेक्ट और वेंचर। जब हम एक लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल से फंड रेज करें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू, जिसके लिए हमें क्या करना हो, एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए वो फंड हमने इकट्ठा करा है, तो वो कहलाता है आपका क्राउड फंडिंग। ठीक है, ये कंसेप्ट था आपका फंडिंग फाइनेंस का, कि फाइनेंस क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या होता है और हमारे को क्यों क्यों जरूरत होती है फाइनेंसिंग की। फिर आता है आपका नेक्स्ट कंसेप्ट कैपिटल स्ट्रक्चर का, कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी फाइनेंस यूज्ड बाय कंपनी टू फंड इट्स ऑपरेशन एंड ग्रोथ। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, एक मिक्स होता है डेट एंड इक्विटी फाइनेंसिंग का, जिसका कंपनी यूज करती है अपने ऑपरेशन को फंड करने के लिए और अपने आप की ग्रोथ के लिए, तो वो कहलाता है आपका कैपिटल स्ट्रक्चर। इसके अंदर डेट भी आ जाता है और इक्विटी भी आ जाती है। इट रिप्रेजेंट द वे इन विच अ कंपनी फाइनेंस इट्स एसेट थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, प्रेफर्ड स्टॉक एंड कॉमन इक्विटी। ये क्या है, एक तरीका है जिसके थ्रू कंपनी फाइनेंस करती है अपने एसेट को, किसके थ्रू, डेट के थ्रू, प्रेफर्ड स्टॉक के थ्रू और कॉमन इक्विटी के थ्रू। सिंपल वर्ड में अगर कहें हम तो एन ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर कैन बी डिफाइंड एज फाइनेंसिंग मिक्स इनकरिंग द लीस्ट कॉस्ट बट यील्डिंग द मैक्सिमम रिटर्न। एक कैपिटल स्ट्रक्चर को हम ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर तब कहेंगे जब उसकी जो कॉस्ट हो वो कम हो और जो उससे मिलने वाली रिटर्न है वो ज्यादा हो, तो वो एक ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाता है। इट ऑब्टेन व्हेन द मार्केट वैल्यू पर इक्विटी शेयर इज मैक्सिमम। ये कब ऑब्टेन होता है, जो मार्केट वैल्यू पर शेयर होती है वो मैक्सिमम होती है, तब हमें ये एक ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर ऑब्टेन होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है फैक्टर डिटरमाइनिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। ऐसे कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो कैपिटल स्ट्रक्चर डिटरमाइन करते हैं। पहला आता है हमारा बिजनेस रिस्क। तो द लेवल ऑफ रिस्क एसोसिएटेड विद कंपनी ऑपरेशन कैन इन्फ्लुएंस इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर।
कंपनी के ऑपरेशंस में कितना रिस्क एसोसिएट है, उससे भी कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर इन्फ्लुएंस होता है। कंपनी विद हाई बिजनेस रिस्क में यूज लेस डेट टू अवॉइड फाइनेंस डिस्ट्रेस इन केस ऑफ इकोनॉमिक डाउनटर्न। ऐसी कंपनी जिनका पहले से ही बिजनेस रिस्क बहुत ज्यादा है, वो डेट्स के थ्रू फाइनेंसिंग कभी नहीं करती हैं, क्योंकि इससे आगे चलकर उनका फाइनेंशियल डिस्ट्रेस और बढ़ जाता है। नेक्स्ट होता है आपका फैक्टर फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी। तो कंपनी विद स्टेबल कैश फ्लो एंड स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में हैव मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन चूजिंग देयर कैपिटल स्ट्रक्चर। ऐसी कंपनी जिनका जो कैश फ्लो है वो स्टेबल होता है और जो उनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होती है वो स्ट्रांग होती है, ऐसी कंपनी अपना कैपिटल स्ट्रक्चर बहुत फ्लेक्सिबली वे में चूज कर लेती हैं। दे में एबल टू टेक ऑन मोर डेट विदाउट रिस्किंग फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। तो वो क्या करती हैं, ज्यादा से ज्यादा वो डेट ले सकती हैं और डेट के थ्रू फाइनेंसिंग अपनी कर पाती हैं। नेक्स्ट है टैक्स कंसीडरेशन। तो डेट फाइनेंसिंग ऑफर टैक्स एडवांटेज एज इंटरेस्ट पेमेंट आर टैक्स डिडक्टेबल व्हाइल डिविडेंड ऑन इक्विटी आर नॉट। टैक्स का भी ध्यान रखकर डेट कैपिटल स्ट्रक्चर डिटरमाइन करा जाता है, मतलब टैक्स के ऊपर भी डिपेंड करता है किसी कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर, क्योंकि जो डेट होता है वो उससे टैक्स एडवांटेज मिलता है, क्योंकि जो डेट के पर इंटरेस्ट की पेमेंट की जाती है वो एक टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस होता है। वहीं अगर हम देखें तो डिविडेंड जो होता है वो ऐसा टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस नहीं होता है। तो इस वजह से कंपनीज टैक्स, अगर कोई टैक्स देखकर कंपनी डेट लेती है तो वो डेट को प्रेफर करेगी। कंपनीज में चूज टू यूज डेट टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस टैक्स बेनिफिट। तो कंपनी डेट लेती है टैक्स बेनिफिट लेने के लिए। फिर आता है आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कंपनी एम टू मिनिमाइज देयर कॉस्ट ऑफ कैपिटल विच इज द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग देयर ऑपरेशन। कंपनीज और क्या चीज ध्यान में रखती हैं कि उनकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो वो कम से कम हो। द ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर इज वन दैट मिनिमाइज द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और एक ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर वो होता है जिसकी जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो सबसे मिनिमाइज कम होती है। नेक्स्ट आता है हमारा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। तो कंपनीज विद ग्रोथ अपॉर्चुनिटी में चूज टू यूज मोर इक्विटी फाइनेंसिंग टू अवॉइड द बर्डन ऑफ हाई डेट पेमेंट दैट कुड रिस्ट्रिक्ट देयर एबिलिटी टू इन्वेस्ट इन फ्यूचर ग्रोथ। ऐसी कंपनी जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी होती है जिनके पास, वो इक्विटी के थ्रू फाइनेंसिंग करना जरूरी समझती हैं, क्योंकि अगर वो डेट लेती हैं तो फिर उन्हें आगे फ्यूचर में चल के डेट की पेमेंट करनी पड़ेगी, उसकी एक लायबिलिटी उनके ऊपर रहेगी। लेकिन इक्विटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है और वो अपने फंड को इजीली अपनी ग्रोथ में इन्वेस्ट कर सकती हैं। सिक्स्थ फैक्टर है आपका मार्केट कंडीशन। तो इकोनॉमिक कंडीशन जैसे कि इंटरेस्ट रेट हो गया, इन्वेस्टर सेंटीमेंट्स हो गए, इन सब से भी जो कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन है वो इन्फ्लुएंस होता है। कंपनी में एडजस्ट देयर कैपिटल स्ट्रक्चर इन रिस्पॉन्स टू चेंजिंग मार्केट कंडीशन। कंपनी अपने चेंजिंग मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को एडजस्ट कर सकती है। नेक्स्ट आता है आपका रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। तो रेगुलेटरी कंस्ट्रेंट एंड रिक्वायरमेंट में आल्सो इंपैक्ट अ कंपनीज कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। रेगुलेटरी कंस्ट्रेंट मतलब जो रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं वो, उसके अलावा रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट क्या क्या है उसके अकॉर्डिंग भी कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर इन्फ्लुएंस होता है। सर्टेन इंडस्ट्री में हैव स्पेसिफिक रेगुलेशन रिगार्डिंग द यूज ऑफ डेट और इक्विटी फाइनेंसिंग, क्योंकि जो कुछ कंपनीज होती हैं उनकी कुछ स्पेसिफिक रेगुलेशंस होती हैं किस चीज से रिलेटेड, डेट, इक्विटी और फाइनेंसिंग से रिलेटेड। ठीक है, तो ये आपके 7 फैक्टर मैंने आपको बताए जो कि आपके कैपिटल स्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसके ऊपर आप किसी भी कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर डिपेंड करता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर का डिसीजन क्या लिया जाएगा, मतलब कितना डेट लेना है, कितनी इक्विटी लेनी है, वो इन 7 फैक्टर्स के ऊपर आपका डिपेंड करता है। नेक्स्ट आता है हमारा एक ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर मींस ट्रेड ऑफ बिटवीन द बेनिफिट ऑफ हाई लिवरेज एंड द कॉस्ट ऑफ हाई लिवरेज। जो डिफरेंस होता है आपका कि बेनिफिट कितना मिल रहा है आपको आपके उससे इन्वेस्टमेंट से, और उसकी कॉस्ट क्या आ रही है आपको इन्वेस्टमेंट की, फंड की, वो चीज को कहा जाता है एक ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, जिसमें बेनिफिट ज्यादा मिले और आपकी जो कॉस्ट हो कैपिटल को फंड करने की वो कम से कम हो। द बेनिफिट ऑफ हाई लिवरेज इंक्लूड टैक्स डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट एंड लो कॉस्ट ऑफ डेट इन रिलेशन टू इक्विटी। बेनिफिट क्या होता है हाई लिवरेज का, इसमें जो आपको इंटरेस्ट की पेमेंट होती है उस पर टैक्स बेनिफिट मिल जाता है, और जो आपकी डेट की कॉस्ट होती है वो लो होती है। द कॉस्ट ऑफ हाई लिवरेज इंक्लूड हाई रिस्क ऑफ ऑल इन्वेस्टर एंड पोटेंशियल कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। लेकिन हाई लिवरेज के अंदर आपका जो रिस्क होता है वो भी हाई होता है इन्वेस्टर का, और पोटेंशियल कॉस्ट होती है फाइनेंशियल डिस्ट्रेस की वो भी हाई होती है। ठीक है, ये था आपका कंसेप्ट ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर का। अब बात आती है आपका नेक्स्ट कंसेप्ट की, जो कि है कैश मैनेजमेंट का। तो कैश मैनेजमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग अ कंपनीज कैश फ्लो इंक्लूडिंग मॉनिटरिंग, कलेक्टिंग, डिसबर्समेंट एंड इन्वेस्टिंग कैश टू ऑप्टिमाइज लिक्विडिटी एंड इंश्योर एफिशिएंट यूज ऑफ फंड। कैश मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू कंपनी अपने कैश फ्लो को मैनेज करती है,
जिसके अंदर क्या-क्या चीज़ें आती हैं, मॉनिटर करना, कलेक्ट करना, डिसबर्स करना और इन्वेस्ट करना। किस चीज़ को? कैश को ऑप्टिमाइज़ लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए और फंड का एफिशिएंटली यूज़ करने के लिए, वो चीज़ कहलाता है आपका कैश मैनेजमेंट। द प्राइमरी मोटिव ऑफ कैश मैनेजमेंट इज़ टू इंश्योर दैट कंपनी हैज़ इनफ कैश ऑन हैंड टू मीट शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन व्हाइल आल्सो मैक्सिमाइज़ द रिटर्न ऑन एक्सेस कैश। जो प्राइमरी मोटिव होता है कैश मैनेजमेंट का, वो क्या होता है कि कंपनी के पास इनफ कैश हो कि वो अपनी शॉर्ट टर्म जो ऑब्लिगेशंस है उन्हें मीट आउट कर सके और साथ में जो एक्सेस कैश है उस पर उसे रिटर्न भी मिलता रहे। वो चीज़ कहलाती है आपकी एक ऑप्टिमम कैश मैनेजमेंट। कैश को मैनेज करने का मोटिव क्या-क्या होता है? तो सबसे पहला आता है आपका ट्रांजैक्शन मोटिव। तो इट इज़ मोटिव इन व्हिच कैश और नियर बाय कैश इज़ रिक्वायर्ड फॉर होल्डिंग टू मीट द डेली कैश रिक्वायरमेंट ऑफ द बिज़नेस। ट्रांजैक्शन मोटिव के अंदर क्या मोटिव आता है कैश मैनेजमेंट का कि कंपनी के पास इतना कैश होना चाहिए कि वो अपनी डे टू डे ऑपरेशंस की जो भी रिक्वायरमेंट है कैश की, उन्हें मीट आउट कर पाए। सच कैश रिक्वायरमेंट आर नेसेसरी टू मेक परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, पेमेंट ऑफ वेजेस टू लेबर, पेमेंट ऑफ डे टू डे एक्सपेंसेस, टैक्स, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। इन कैश रिक्वायरमेंट में जो ये ट्रांजैक्शन मोटिव के अंदर जो आपकी कैश रिक्वायरमेंट होती है उसमें क्या-क्या चीज़ें आ जाती हैं आपकी? रॉ मटेरियल की परचेज़ के लिए पैसा, वेजेस की पेमेंट के लिए पैसा, डे टू डे एक्सपेंसेस की पेमेंट के लिए पैसा, टैक्सेस, इंटरेस्ट और डिविडेंड की पेमेंट के लिए पैसा। ये सारे आते हैं आपके ट्रांजैक्शन मोटिव के अंदर कैश की रिक्वायरमेंट। फिर होता है आपका प्रिकॉशनरी मोटिव। तो प्रिकॉशनरी मोटिव में क्या होता है? सच कैश मोटिव फुलफिल द नीड ऑफ अनएक्सपेक्टेड कंटीजेंसी एंड कंडीशन। कैश का वो मैनेजमेंट जो किस लिए करा जाए? अनएक्सपेक्टेड कंटीजेंसी और इमरजेंसी कंडीशन को मैनेज करने के लिए करा जाए, फुलफिल करने के लिए किया जाए, तो वो कहलाता है आपका प्रिकॉशनरी मोटिव। जैसे कि फ्लड आ गई, स्ट्राइक हो गई, लॉकआउट हो गया या इमरजेंसी आ गई, उस केस में जो फंड की मैनेजमेंट होता है, कैश का मैनेजमेंट। नेक्स्ट होता है आपका स्पेक्युलेटिव मोटिव। तो स्पेक्युलेटिव मोटिव फॉर होल्डिंग कैश इज ग्रैब द एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटी जनरेटेड आउटसाइड द एनवायरनमेंट। स्पेक्युलेटिव मोटिव क्या होता है कैश को होल्ड करने का कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी अवेलेबल मिले आउटसाइड एनवायरनमेंट में तो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके उसका एडवांटेज गेन किया जा सके, तो वो आता है आपका स्पेक्युलेटिव मोटिव के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका कंपनसेटिव मोटिव। तो बैंक प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ सर्विसेज टू द एंटरप्राइज लाइक चेक क्लियरेंस, ट्रांसफर ऑफ फंड एंड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। बैंक क्या करती हैं? कई सारी वैरायटी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करवाती हैंगी, जैसे कि चेक क्लियरेंस की सर्विस, ट्रांसफर ऑफ फंड की सर्विस और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। तो टू कंपनसेट बैंक फॉर प्रोवाइडिंग सच सर्विस सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैश इज रिक्वायर्ड सच एज कैश फुलफिल द कंपनसेटिंग मोटिव ऑफ द बिजनेस। तो ये सारी सर्विस प्रोवाइड करवाने के लिए कंपनी को बैंक को कुछ पेमेंट करनी पड़ती है। उसी पेमेंट की रिक्वायरमेंट के लिए जो कैश की जरूरत पड़ती है उसे हम कहते हैं कंपनसेटिंग मोटिव ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो ये आपके 4 मोटिव होते हैं जिनके लिए कैश को मैनेज करने की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट है आपका बेनिफिट ऑफ इफेक्टिव कैश मैनेजमेंट इंक्लूड। एक इफेक्टिव कैश मैनेजमेंट किस लिए जरूरी है? तो सबसे पहले इंप्रूव्ड लिक्विडिटी। तो बाय एफिशिएंटली मैनेजिंग कैश फ्लो अ कंपनी कैन इंश्योर दैट इनफ कैश ऑन हैंड टू मीट डे टू डे ऑपरेशनल नीड। एक एफिशिएंटली मैनेज कैश फ्लो वही होता है जिसमें कंपनी ये इंश्योर करे कि कंपनी के पास इतना कैश अवेलेबल होना चाहिए कि वो अपने डे टू डे ऑपरेशंस की नीड्स को फुलफिल कंप्लीट कर पाए, बिल्स को पे कर पाए टाइम पर एंड टेक एडवांटेज ऑफ अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी। और अगर कोई अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी आती है तो उसका एडवांटेज ले पाए, वो आता है आपका इंप्रूव्ड लिक्विडिटी में। नेक्स्ट बेनिफिट होता है इसका रिड्यूस बोरिंग कॉस्ट। तो बाय ऑप्टिमाइजिंग कैश फ्लो एंड मेंटेनिंग एडुकेट लिक्विडिटी अ कंपनी में एबल टू रिड्यूस इट्स रिलायंस ऑन कॉस्टली शॉर्ट टर्म बोरिंग टू कवर कैश शॉर्टफॉल। क्या बोला है? अपने कैश फ्लो को ऑप्टिमाइज तरीके से मैनेज करके कंपनी क्या करती है? लिक्विडिटी मेंटेन करके रख पाती है, जिससे कंपनी को क्या होता है? उसकी रिलायंस होती है जो कॉस्टली शॉर्ट टर्म बोरिंग पर, वो कम हो जाती है और कैश का शॉर्टफॉल भी कम होता है, जिससे उसकी जो ओवरऑल बोरिंग कॉस्ट होती है वो रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट आता है इनहांस्ड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो इफेक्टिव कैश मैनेजमेंट कैन लीड टू इंप्रूव्ड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बाय रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी, मिनिमाइजिंग इंटरेस्ट एक्सपेंस एंड मैक्सिमाइजिंग रिटर्न ऑन एक्सेस कैश थ्रू इन्वेस्टमेंट। अगर एक इफेक्टिव कैश मैनेजमेंट होगा तो उससे क्या होता है? जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव होती है कंपनी की, जिसके अंदर वो और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव होती है? तो उसका जो रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी होता है वो रिड्यूस हो जाता है, इंटरेस्ट एक्सपेंस की पेमेंट मिनिमाइज हो जाती है और जो रिटर्न होता है एक्सिस कैश पर वो मैक्सिमाइज मिलने लगता है, जिस वजह से उसकी परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा बेटर डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। तो हैविंग एक्यूरेट एंड अप टू डेट इन्फॉर्मेशन ऑन कैश फ्लो अलाउ कंपनीज टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट एक्सपेंस एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। अगर कंपनी के पास अप टू डेट इन्फॉर्मेशन होगी कि कैश फ्लो कितना है कंपनी का,
तो कंपनी अपने डिसीजन इजीली ले पाएगी किस चीज़ से रिलेटेड कि कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, कितने एक्सपेंसेस करने हैं और कितनी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करनी है, इस चीज़ से रिलेटेड डिसीजन इजीली हो पाएगा। तो इस तरीके से कंपनी को बेटर डिसीजन मेकिंग में भी कैश फ्लो हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है आपका मिटिगेशन ऑफ रिस्क। तो कैश मैनेजमेंट हेल्प कंपनी मिटिगेट फाइनेंशियल रिस्क एसोसिएटेड विद कैश शॉर्टेज, मार्केट फ्लक्चुएशन एंड इकोनॉमिक डाउनटर्न बाय मेंटेनिंग एडुकेट रिजर्व एंड मैनेजिंग कैश फ्लो इफेक्टिवली। कैश मैनेजमेंट कंपनी की उनके फाइनेंशियल रिस्क को मिटिगेट करने में हेल्प करती है। फाइनेंशियल रिस्क में आपके कौन कौन से रिस्क आ जाते हैं? कैश की शॉर्टेज होना, मार्केट फ्लक्चुएशन होना, इकोनॉमिक डाउनटर्न के टाइम पर एडुकेट रिजर्व बना के रखना, जिससे क्या हो कैश को इफेक्टिव मतलब इन रिस्क को मिटिगेट करा जा सके। और ये कब पॉसिबल हो पाता है? जब कैश का इफेक्टिवली मैनेजमेंट होता है आपका। नेक्स्ट आता है इंक्रीज्ड एफिशिएंसी। तो स्ट्रीमलाइन कैश मैनेजमेंट प्रोसेस कैन लीड टू इंक्रीज्ड एफिशिएंसी इन ऑपरेशन, रिड्यूस एडमिन कॉस्ट एंड इंप्रूव्ड ओवरऑल प्रोडक्टिविटी। क्या बोला है? अगर स्ट्रीमलाइन कैश मैनेजमेंट प्रोसेस होगा तो इससे क्या होगा? एफिशिएंसी, ऑपरेशन की एफिशिएंसी बढ़ेगी, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट कम हो जाएगी और जो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी है बिजनेस की वो इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है का बेनिफिट इनहांस्ड रिलेशनशिप विद स्टेक होल्डर। तो मेंटेन स्ट्रॉन्ग कैश मैनेजमेंट प्रैक्टिस कैन instill confidence in investor, creditor and other stakeholder by demonstrating financial stability and responsible financial management। क्या बोला है? अगर स्ट्रॉन्ग कैश मैनेजमेंट की प्रैक्टिस होगी तो इससे क्या होगा? इन्वेस्टर का भी जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा, क्रेडिटर का, स्टेक होल्डर का, सबका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है कंपनी में और कंपनी अपने फाइनेंस को रिस्पॉन्सिबली मैनेज कर पा रही है। तो ये आपके बेनिफिट हो जाते हैं कि एक इफेक्टिव कैश मैनेजमेंट के क्या क्या बेनिफिट होते हैं आपके। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका कॉस्ट मैनेजमेंट का। अभी हमने देखा कैश मैनेजमेंट क्या होता है, कैश फ्लो मैनेजमेंट क्या होता है, अब है आपका कॉस्ट मैनेजमेंट। तो कॉस्ट मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग कॉस्ट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू इंश्योर दैट रिसोर्सेज आर एलोकेटेड इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली टू अचीव बिजनेस ऑब्जेक्टिव। कॉस्ट मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम प्लानिंग करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं और मॉनिटरिंग करते हैं किस चीज को, कॉस्ट को, कि ऑर्गेनाइजेशन की क्या कॉस्ट है, ये इंश्योर करने के लिए कि जो कंपनी के रिसोर्सेज हैं वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली तरीके से एलोकेट हो रखे हैं और वो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प कर रहे हैं। इट इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग, एनालाइजिंग एंड मैनेजिंग कॉस्ट थ्रू आउट द एंटायर लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट और द सर्विसेज। इसके अंदर क्या आता है आपका? आइडेंटिफाई करना, एनालाइज करना और मैनेज करना कॉस्ट को एंटायर लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट की पूरी लाइफ साइकिल के थ्रू, जिससे क्या हो एक इफेक्टिव कॉस्ट की डाटा कंपनी के पास आ जाए और वो उसे इजीली मैनेज कर पाए। तो ये चीज होती है आपकी कॉस्ट मैनेजमेंट के अंदर। आइडेंटिफाई करा जाता है, एनालाइज करा जाता है और मैनेज करा जाता है कॉस्ट को। द कॉस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस टिपिकली इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप। अब कॉस्ट मैनेजमेंट करने का जो प्रोसेस होता है उसके कुछ स्टेप होते हैं। सबसे पहले कॉस्ट को मैनेज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? कॉस्ट एस्टिमेशन। तो एस्टिमेट द कॉस्ट एसोसिएटेड विद प्रोजेक्ट, प्रोडक्ट और सर्विस बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा, इंडस्ट्री बेंचमार्क एंड एक्सपर्ट जजमेंट। सबसे पहले हमें कॉस्ट जाननी होती है कि किसी प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट या सर्विस में कितनी कॉस्ट इन्वॉल्व है और वो हम किसकी मदद से जानते हैं, या तो हिस्टोरिकल डेटा की मदद से, या इंडस्ट्री के बेंचमार्क की मदद से, या एक्सपर्ट के जजमेंट की मदद से। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कॉस्ट प्लानिंग। तो डेवलपिंग अ बजट एंड कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान दैट आउटलाइन हाउ कॉस्ट विल मॉनिटर्ड एंड कंट्रोल थ्रू आउट द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। कॉस्ट प्लानिंग के अंदर क्या आती है? बजट डेवलप करना, कॉस्ट मैनेजमेंट को प्लान करना, जिससे क्या हो ये आउटलाइन निकल के आए कि कितनी कॉस्ट हमारे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में इन्वॉल्व होगी और हमें इसको कहाँ से फंड करना है। फिर आता है आपका कॉस्ट कंट्रोल। तो मॉनिटर एक्चुअल कॉस्ट अगेंस्ट बजटेड कॉस्ट, आइडेंटिफाई वेरिएंस एंड टेक करेक्टिव एक्शन टू कीप कॉस्ट विद इन बजट। उसके बाद हमें क्या करना होता है? एक्चुअल कॉस्ट को मॉनिटर करना होता है, उसे कंपेयर करना होता है बजटेड कॉस्ट के साथ। अगर कोई वेरिएंस है तो उसे आइडेंटिफाई करना होता है और करेक्टिव एक्शन लेना होता है उस वेरिएंस को खत्म करने के लिए। तो ये आपके 3 स्टेप होते हैं कॉस्ट मैनेजमेंट में। सबसे पहले कॉस्ट को एस्टिमेट करना कि कितनी कॉस्ट इन्वॉल्व होगी, फिर कॉस्ट को प्लान करना कि उस कॉस्ट को हम फंड कहाँ से करेंगे और किस तरीके से उसे मॉनिटर वगैरह करेंगे। उसके बाद कॉस्ट को कंट्रोल करना है, जिसमें सबसे पहले मॉनिटर करेंगे कॉस्ट को, उसके बाद कंपेयर करेंगे, कोई अगर डेविएशन है, वेरिएंस है तो उसे फिर करेक्टिव एक्शन लेंगे। ठीक है। इसके अलावा 2 स्टेप और होते हैं आपके कॉस्ट रिडक्शन। तो आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटी टू रिड्यूस कॉस्ट थ्रू प्रोसेस इंप्रूवमेंट, सप्लायर नेगोशिएशन एंड अदर कॉस्ट सेविंग मेजर्स। ये 4th स्टेप में क्या होता है? ये अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है हमें कि किस तरीके से हम कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। कॉस्ट को रिड्यूस हम 3 तरीके से कर सकते हैं, या तो प्रोसेस को इम्प्रूव करके,
सप्लायर के साथ नेगोशिएशन करके या फिर कॉस्ट सेविंग मेजर्स अपनाकर। तो ये आपका होता है कॉस्ट रिडक्शन। फिफ्थ होता है आपका कॉस्ट एनालिसिस। तो एनालाइजिंग कॉस्ट डाटा टू आइडेंटिफाई ट्रेंड पैटर्न एंड एरिया फॉर इंप्रूवमेंट इन कॉस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस। कॉस्ट एनालिसिस में क्या होता है, हमें एनालाइज करना होता है कॉस्ट डेटा का, जिससे हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर पाए, पैटर्न को आइडेंटिफाई कर पाए, हमें किन एरियाज में इंप्रूवमेंट करनी है कॉस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस के, इन सारी चीजों को आइडेंटिफाई कर पाए, तो वो कहलाता है आपका कॉस्ट एनालिसिस। ठीक है, तो ये टोटल आपके 5 स्टेप होते हैं कॉस्ट मैनेजमेंट के प्रोसेस में। एडवांटेज क्या होता है आपका एक इफेक्टिव कॉस्ट मैनेजमेंट का? तो सबसे पहले इफेक्टिव कॉस्ट मैनेजमेंट से इंप्रूव होती है आपकी प्रॉफिटेबिलिटी। तो बाय कंट्रोलिंग कॉस्ट एंड मैक्सिमाइजिंग एफिशिएंसी ऑर्गेनाइजेशन कैन इंक्रीज देयर प्रॉफिटेबिलिटी एंड बॉटम लाइन। कॉस्ट को कंट्रोल करके और एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करके ऑर्गेनाइजेशन क्या करती सकती हैं, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज कर सकती हैं। फिर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है इसका नेक्स्ट बेनिफिट, तो ऑर्गेनाइजेशन दैट इफेक्टिवली मैनेज कॉस्ट कैन ऑफर प्रोडक्ट और सर्विस एट कॉम्पिटिटिव प्राइस। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो इफेक्टिवली तरीके से अपनी कॉस्ट को मैनेज कर पाती हैं, वो अपने प्रोडक्ट और सर्विस को कॉम्पिटिटिव प्राइस पर सेल कर पाती हैं, जिससे उन्हें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है अपने कॉम्पिटिटर के ऊपर। नेक्स्ट आता है आपका बेटर डिसीजन मेकिंग। तो कॉस्ट मैनेजमेंट प्रोवाइड वैल्यूएबल इंसाइट इनटू फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इनेबलिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। कॉस्ट मैनेजमेंट और क्या प्रोवाइड करवाता है, इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल डेटा प्रोवाइड करवाता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में, जिससे क्या इनेबल हो पाता है, कंपनी एक बेटर डिसीजन ले पाती है अपनी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग से रिलेटेड। नेक्स्ट होता है रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन। तो एफिशिएंट कॉस्ट मैनेजमेंट हेल्प ऑर्गेनाइजेशन एलोकेट रिसोर्स मोर इफेक्टिवली, इंश्योरिंग दैट दे आर यूज्ड अप इन द मोस्ट प्रोडक्टिव वे। एफिशिएंट कॉस्ट मैनेजमेंट से और क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प होती है कि वो अपने रिसोर्सेज को इफेक्टिवली एलोकेट कर पाएंगी, इंश्योर कर पाएंगी कि वो मोर प्रोडक्टिव वे में एलोकेट हो रखे हों और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न आपका मिले। नेक्स्ट है इनहांस्ड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो इफेक्टिव कॉस्ट मैनेजमेंट रिड्यूस फाइनेंशियल रिस्क एंड इंप्रूव द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर कॉस्ट मैनेजमेंट इफेक्टिव तरीके से होगा तो फाइनेंशियल रिस्क कम हो जाएगा और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी ऑर्गेनाइजेशन की, जिससे क्या होगा, मेकिंग इट मोर रेजिलेंट टू इकोनॉमिक डाउनटर्न, जो कि उसे इकोनॉमिक डाउनटर्न की तरफ नहीं जाने देगी। तो ये आपके 5 बेनिफिट बता दिए मैंने आपको कि एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं कॉस्ट को मैनेज करने के। अब इसके कुछ चैलेंजेस भी होते हैं कॉस्ट मैनेजमेंट के। देखिए चैलेंजेस में आपके क्या क्या आते हैं, सबसे पहले कॉम्प्लेक्सिटी। तो मैनेजिंग कॉस्ट इज अ डायनेमिक बिजनेस एनवायरनमेंट विद मल्टीपल कॉस्ट ड्राइवर एंड वेरिएबल कैन बी कॉम्प्लेक्स एंड चैलेंजिंग। कॉस्ट को मैनेज करना, क्योंकि जो बिजनेस हैगा वो डायनेमिक बिजनेस होता है, अब उसके अंदर कॉस्ट को मैनेज करना, कॉस्ट कई, क्योंकि कई सारे तरीके के कॉस्ट ड्राइवर्स होते हैं, कई सारे तरीके के वेरिएबल्स होते हैं, तो उन सारी चीजों के साथ कॉस्ट को मैनेज करना बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स और चैलेंजिंग टास्क आपका हो जाता है। नेक्स्ट है आपका रेजिस्टेंस टू चेंज। तो इम्प्लीमेंटिंग कॉस्ट मैनेजमेंट इनिशिएटिव में फेस रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉय हु आर कंफर्टेबल विद एग्जिस्टिंग प्रोसेस ऑफ रिलक्टेंट टू चेंज। क्या बोला है, अगर हम कोई न्यू कॉस्ट मैनेजमेंट का इनिशिएटिव ला रहे हैं, उसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो उसके लिए एम्प्लॉय भी रेजिस्ट कर सकता है, क्योंकि वो एग्जिस्टिंग प्रोसेस के साथ ज़्यादा अच्छे तरीके से नो हाउड होता है, तो वो नए प्रोसेस को अपनाने के लिए रेजिस्ट कर सकता है, तो इस वजह से ये एक रेजिस्टेंस भी हो जाता है चेंज में। फिर आता है डेटा एक्यूरेसी। तो इंश्योरिंग दैट एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ कॉस्ट डेटा कैन बी चैलेंज, स्पेशली व्हेन डीलिंग विद लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। क्या बोला है, नेक्स्ट चैलेंज क्या है कि एक्यूरेसी ऑफ डेटा, की जो डेटा हमें अवेलेबल होता है कॉस्ट से रिलेटेड, हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि वो डाटा एक्यूरेट है और रिलायबल है, क्योंकि अगर डेटा एक्यूरेट और रिलायबल नहीं होगा तो उससे जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो डिसीजन भी गलत हो जाएगा, क्योंकि जो डेटा होता है कॉस्ट का वो बहुत ही हाई लार्ज वॉल्यूम में होता है, जिसकी वजह से उसकी एक्यूरेटी और रिलायबिलिटी पर पूरी तरह ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, और इसी वजह से ये भी इसका एक चैलेंज बन जाता है। नेक्स्ट है आपका एक्सटर्नल फैक्टर। तो एक्सटर्नल फैक्टर सच एज मार्केट वॉलेटिलिटी, रेगुलेटरी चेंज एंड इकोनॉमिक कंडीशन कैन इम्पैक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट एफर्ट एंड पोस्ट चैलेंज टू कॉस्ट कंट्रोल। एक्सटर्नल फैक्टर जो होते हैं आपके, जैसे कि मार्केट की वॉलेटिलिटी हो गई, रेगुलेटरी एनवायरनमेंट में चेंज, मार्केट कंडीशंस, इकोनॉमिक कंडीशंस में चेंज, इससे भी क्या होता है, कॉस्ट मैनेजमेंट इन्फ्लुएंस होता है, उस पर इम्पैक्ट पड़ता है और कॉस्ट कंट्रोल के लिए एक चैलेंज ये बन जाता है। नेक्स्ट है बैलेंसिंग कॉस्ट रिडक्शन विद क्वालिटी। तो स्ट्राइकिंग अ balance between reducing cost and maintaining quality standard can be a challenge for organizations seeking to cut expense without compromising on product or service quality।
क्या बोला है, अब कॉस्ट रिड्यूस करनी है तो कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए हमारा क्या होता है, ज्यादातर क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती है कि कॉस्ट भी कम हो जाए और क्वालिटी के साथ भी कॉम्प्रोमाइज ना हो, तो ये एक बहुत ज्यादा चैलेंजिंग टास्क हो जाता है, क्योंकि अगर कॉस्ट हमें कम करनी है तो उसके लिए क्वालिटी के साथ कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज जरूर होगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो उससे फिर हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पर इम्पैक्ट पड़ता है आपका। ठीक है, तो देखिए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एचआरएम इज अ स्ट्रेटेजिक अप्रोच टू मैनेज एन ऑर्गेनाइजेशन मोस्ट वैल्यूएबल एसेट्स इट्स पीपल। एचआरएम का मतलब क्या होता है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन के सबसे वैल्यूएबल एसेट्स होते हैं जिन्हें एम्प्लॉय कहा जाता है, उन सभी को मैनेज करना, मतलब जो भी लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं उन्हें मैनेज करना, वो कहलाता है आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। एचआरएम इन्वॉल्व प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट, कंपनसेशन, इंटीग्रेशन, मेंटेनेंस एंड सेपरेशन ऑफ एम्प्लॉय टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। एक एम्प्लॉय को किस तरीके से प्रोक्योर करना है, क्या उसमें डेवलपमेंट करनी है, क्या उसे कंपनसेट करना है, इंटीग्रेशन कैसे करना है, मेंटेनेंस कैसे करना है, और उसके सेपरेशन को प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, डायरेक्ट करना और कंट्रोल करना, ये एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं आपकी। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है, तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज अ क्रूशियल प्रोसेस विद इन human resource management that involve forecasting an organization future workforce need and align them with the strategic goals। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है आपका, जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ये एक पार्ट है जिसके अंदर ये देखा जाता है कि फ्यूचर में ऑर्गेनाइजेशन को कितने ह्यूमन रिसोर्सेज की जरूरत पड़ने वाली है और हम उन्हें कैसे स्ट्रेटेजिक गोल्स के साथ अलाइन कर पाएंगे। HRP aims to ensure that organization has right people with right skill in right position at the right time to achieve their objective effectively and efficiently। HRP का क्या एम होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में राइट नंबर ऑफ पीपल्स रहें, जिनके पास राइट स्किल्स हों, राइट पोजीशन पर वो प्लेस हों और राइट टाइम पर जब जरूरत हो उस टाइम पर अवेलेबल हो। तो वो सारी चीजें किसकी वजह से देखी जाती है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की वजह से ध्यान में रखी जाती हैं। और इसका ऑब्जेक्टिव एम क्या होता है एचआरपी का, कि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसे इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली तरीके से अचीव किया जा सके। बेनिफिट क्या क्या हो जाते हैं आपके ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के, तो नंबर 1, इंप्रूव्ड वर्कफोर्स एंड प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ जाती है। इनहांस टैलेंट एक्विजिशन एंड रिटेंशन, टैलेंट एक्विजिशन और रिटेंशन बढ़ जाता है। कॉस्ट सेविंग थ्रू बेटर रिसोर्स एलोकेशन, अच्छा रिसोर्स एलोकेशन के थ्रू कॉस्ट की सेविंग होती है। एंटिसिपेशन ऑफ फ्यूचर स्किल रिक्वायरमेंट, फ्यूचर की स्किल्स की रिक्वायरमेंट को हम एंटिसिपेट कर पाते हैं। अलाइनमेंट ऑफ एचआर स्ट्रेटेजीज विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल, एचआर स्ट्रेटेजीज को ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ अलाइन कर पाते हैं। नेक्स्ट क्या है, नीड ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज की जरूरत क्या होती है। नंबर 1 आता है टैलेंट एक्विजिशन, तो एचआरएम प्ले अ क्रूशियल रोल इन अट्रैक्टिंग, रिक्रूटिंग एंड सिलेक्टिंग द राइट टैलेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू फिल की रोल्स एंड मीट बिजनेस नीड्स। एचआरएम का पहला रोल क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऐसे वर्कफोर्स को रिक्रूट करना, सिलेक्ट करना जिससे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव किया जा सके। नेक्स्ट है एम्प्लॉय डेवलपमेंट, तो एचआरएम इज रिस्पांसिबल फॉर प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी टू एनहांस द स्किल, नॉलेज एंड कैपेबिलिटीज ऑफ द वर्कर। एचआरएम क्या करता है, रिस्पांसिबल होता है ये एक वर्कर की ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोवाइड करवाने के लिए, जिससे उस वर्कर की स्किल्स, नॉलेज और कैपेबिलिटीज को एनहांस किया जा सके। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, तो एचआरएम स्टेबलाइज परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम टू इवैल्यूएट एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। एचआरएम क्या करता है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स स्टेबलाइज करता है, जिसकी मदद से हम एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को रेगुलरली मेजर कर सकते हैं। प्रोवाइड फीडबैक एंड आइडेंटिफाई एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, फीडबैक दे सकते हैं और उनको ये उनके उन एरियाज को फाइंड कर सकते हैं जिनमें ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है वर्कर के लिए। फिर है एम्प्लॉय एंगेजमेंट, तो एचआरएम फोकस ऑन क्रिएटिंग अ पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट, फोस्टरिंग एम्प्लॉय मोरल, मोटिवेशन एंड जॉब सेटिस्फेक्शन। एचआरएम फोकस किस चीज पर करता है, एक पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करने में फोकस करता है, जिससे एम्प्लॉय का मोरल बढ़े, वो मोटिवेट रहे और वो जॉब के लिए सेटिस्फाइड रहे। नेक्स्ट है कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन, तो एचआरएम इंश्योर दैट ऑर्गेनाइजेशन कंप्लाई विद लेबर लॉज, रेगुलेशन एंड एथिकल स्टैंडर्ड रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिस। एचआरएम और क्या इंश्योर करता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लेबर लॉज के साथ कंप्लाइज करे, रेगुलेशन के साथ कंप्लाई करे, एथिकल स्टैंडर्ड के साथ कंप्लाई करे और एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिस से रिलेटेड जो भी ये चीजें होती हैं उन सारी चीजों को मानकर चले। ये थी आपकी नीड क्या होती है ह्यूमन रिसोर्स की। नेक्स्ट है आपका प्रोसेस क्या होता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। तो ये पहला आता है आपका ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, तो दिस इन्वॉल्व फोरकास्टिंग फ्यूचर वर्कफोर्स नीड बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव,
assessing current workforce capability and developing strategies to address any gap। पहले क्या करना होता है, सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करनी होती है कि मतलब ऑर्गेनाइजेशन को अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कितने वर्कफोर्स की और किस कैपेबिलिटी वाले वर्कफोर्स की जरूरत पड़ने वाली है। नेक्स्ट आता है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। तो एचआरएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अट्रैक्टिंग क्वालिफाइड कैंडिडेट, स्क्रीनिंग एप्लीकेंट, कंडक्टिंग इंटरव्यू एंड सिलेक्टिंग द बेस्ट कैंडिडेट टू फिल द वैकेंट पोजीशन। सेकेंड स्टेप क्या होता है, वर्कर को रिक्रूट करना, उसके बाद जो भी रिक्रूशन आई है उनमें से सबसे बेस्ट वर्कर को सिलेक्ट करना कई सारे टेस्ट और इंटरव्यूज के थ्रू। नेक्स्ट आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो एचआरएम डिजाइन एंड डिलीवर ट्रेनिंग प्रोग्राम टू एनहांस एम्प्लॉय स्किल, नॉलेज एंड कॉम्पिटेंसी टू इंप्रूव परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी। उसके बाद एचआरएम डिजाइन करता है और प्रोवाइड करवाता है कई सारी तरीके की ट्रेनिंग जिससे एक वर्कर की नॉलेज, स्किल्स और कॉम्पिटेंसी को इम्प्रूव किया जा सके, जिससे वो और उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो और वो प्रोडक्टिवली वर्क करे। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। तो एचआरएम स्टेबलाइज परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, कंडक्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रोवाइड फीडबैक टू एम्प्लॉय एंड आइडेंटिफाई एरिया फॉर इंप्रूवमेंट और डेवलपमेंट। एचआरएम क्या करता है, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड स्टेबलाइज करता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल कंडक्ट करवाता है, फीडबैक प्रोवाइड करवाता है एम्प्लॉय को और आइडेंटिफाई करता है उन एरियाज को जिसमें इंप्रूवमेंट और डेवलपमेंट की जरूरत है आपकी। नेक्स्ट है कंपनसेशन एंड बेनिफिट। तो एचआरएम डिजाइन competitive compensation and benefit package to attract retain top talent while ensuring fair and equitable pay practice। एचआरएम क्या इंश्योर करता है कि वर्कर को एक कॉम्पिटिटिव कंपनसेशन पे की जा सके जिसकी वजह से जो अच्छा वर्कफोर्स है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिटेन होकर रहे। नेक्स्ट है एम्प्लॉय रिलेशन। तो एचआरएम मैनेजर रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉय एंड ऑर्गेनाइजेशन, एड्रेस वर्कप्लेस कॉन्फ्लिक्ट, ग्रीवेंस एंड इंश्योर अ पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट। और एचआरएम क्या इंश्योर करता है कि जो एम्प्लॉय है उसकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक अच्छी रिलेशन बनी रहे जिसकी वजह से कोई भी अगर कन्फ्लिक्ट ग्रीवेंस हो तो उसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही रिजॉल्व किया जा सके और एक पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा सके। नेक्स्ट है लीगल कंप्लायंस। तो एचआरएम इंश्योर दैट द ऑर्गेनाइजेशन कंप्लाई विद लेबर लॉज, रेगुलेशंस एंड एथिकल स्टैंडर्ड रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिस। एचआरएम और क्या इंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन सारे लेबर लॉज के साथ, सारी रेगुलेशंस के साथ, सारे एथिकल स्टैंडर्ड के साथ कंप्लाई करे जो भी एक एम्प्लॉयमेंट की प्रैक्टिस के लिए जरूरी होते हैं। तो ये आपके हो गया प्रोसेस क्या होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, ठीक है। अब नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इन एचआरएम कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर कैसा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इन एचआरएम रेफर्स टू द फ्रेमवर्क दैट डिफाइन हाउ एचआर फंक्शन आर ऑर्गेनाइज्ड, मैनेज एंड इंटीग्रेटेड विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इन एचआरएम का मतलब क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन का क्या स्ट्रक्चर होता है, किस तरीके से उसका जो एचआर फंक्शन है वो ऑर्गेनाइज है, मैनेज है और इंटीग्रेट करता है ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो the HR department structure play a critical role in facilitating its effective HR operation aligned with organization goal and supporting the overall business strategy। अगर एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशनल डिपार्टमेंट स्ट्रक्चर होगा तो उससे क्या होता है, एचआर जो ऑपरेशन है वो इफेक्टिवली परफॉर्म होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ अलाइन रहते हैं और सपोर्ट करते हैं ओवरऑल बिजनेस एक्टिविटी या स्ट्रेटेजी को, ठीक है। तो पहला स्ट्रक्चर आता है आपका फंक्शनल स्ट्रक्चर। ये सारे हमने पढ़ रखे हैं इसलिए मैं आपको ज्यादा डिटेल में नहीं, एक बार रीड करके सिंपल आपको समझाता चलूंगा, ठीक है। फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है, दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ग्रुप एम्प्लॉय बेस्ड ऑन देयर स्पेशलाइज्ड फंक्शन और एरिया ऑफ एक्सपर्टीज। ये ग्रुप कर देता है एम्प्लॉय को उनके फंक्शंस के बेसिस पर और उनके एरिया ऑफ एक्सपर्टीज के बेसिस पर। फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट सच एज मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशन, ह्यूमन रिसोर्स ईच हैव देयर ओन फंक्शन एरिया विद एम्प्लॉय हु स्पेशलाइज देयर फंक्शन। जैसे कि हम डिवाइड कर देते हैं किस चीज में, एचआर डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ऑपरेशन डिपार्टमेंट, इस तरीके से। नेक्स्ट है डिवीजन स्ट्रक्चर। तो इन डिविजनल स्ट्रक्चर द ऑर्गेनाइजेशन इज डिवाइडेड इनटू सेपरेट यूनिट और डिवीजन बेस्ड ऑन प्रोडक्ट, सर्विस, ज्योग्राफी, रीजन और कस्टमर सेगमेंट। ईच डिवीजन ऑपरेट एट सेल्फ कंटेन्ड यूनिट विद इट्स ओन फंक्शंस सच एज मार्केटिंग, फाइनेंस एंड ऑपरेशन। इसके अंदर क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग डिवीजन में डिवाइड कर दिया जाता है ज्योग्राफी, प्रोडक्ट और सर्विस के बेसिस पर। उसके बाद उस हर एक डिवीजन के अपने अलग अलग फंक्शन डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि फाइनेंस, मार्केटिंग, हर डिपार्टमेंट के अलग अलग होते हैं, तो वो कहलाता है आपका डिविजनल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट होता है आपका मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। तो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर कंबाइन एलिमेंट ऑफ बोथ फंक्शन एंड डिवीजन स्ट्रक्चर, एम्प्लॉय रिजोर्ट टू बोथ अ फंक्शनल मैनेजर एंड अ प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट मैनेजर। This structure allow for more flexibility and collaboration across different function। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसमें दोनों के फीचर्स होते हैं, आपके जो ये
फंक्शनल स्ट्रक्चर है उसके भी और डिविजनल स्ट्रक्चर है उसके भी, दोनों के फीचर्स आपको उसमें मिलेंगे। नेक्स्ट होता है आपका नेटवर्क स्ट्रक्चर। तो इन नेटवर्क स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन रिलाई ऑन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अलायंस एंड आउटसोर्सिंग अरेंजमेंट और टू अचीव गोल्स। नेटवर्क स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसमें हम अपने ज्यादातर जो फंक्शन होते हैं उन्हें आउटसोर्स कर देते हैं, अलायंस कर लेते हैं उन फंक्शंस की। द ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन इज नेटवर्क और इंटरकनेक्टेड एंटिटीज दैट वर्क टुगेदर टू डिलीवर प्रोडक्ट और सर्विस। और इसमें नेटवर्क के थ्रू एंटिटी कनेक्ट होती है जो कि ऑर्गेनाइजेशन को सर्विसेज डिलीवर करती है। नेक्स्ट है टीम बेस्ड स्ट्रक्चर। तो इन टीम बेस्ड स्ट्रक्चर एम्प्लॉई आर organized into cross-functional teams that work together to achieve specific goals or projects. This structure promote collaboration, communication and shared accountability among team member. टीम बेस्ड स्ट्रक्चर क्या होता है, हम एम्प्लॉय को टीम में डिवाइड कर देते हैं, फिर वो टीम आपस में मिलकर वर्क करती है, इंटरेक्ट करती हैं और ऑर्गेनाइजेशन के गोल के लिए वर्क करती हैं। नेक्स्ट होता है फ्लैट स्ट्रक्चर। इन फ्लैट स्ट्रक्चर देयर आर फ्यू और नो लेवल ऑफ मिडल मैनेजमेंट बिटवीन फ्रंटलाइन एम्प्लॉय एंड टॉप एग्जीक्यूटिव। फ्लैट स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसमें मिडल लेवल या तो होता ही नहीं है या बहुत ज्यादा छोटा होता है, जिसमें वर्कर डायरेक्टली टॉप एग्जीक्यूटिव के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं। दिस फंक्शन प्रमोट क्विक डिसीजन मेकिंग, ओपन कम्युनिकेशन एंड मोर एंजल ऑर्गेनाइजेशन। इससे क्या होता है, जो डिसीजन मेकिंग होती है वो क्विक होती है, ओपन कम्युनिकेशन रहता है और मोर एजाइल ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है। नेक्स्ट है हायरार्कियल स्ट्रक्चर। तो हायरार्कियल स्ट्रक्चर इज कैरेक्टराइज्ड बाय मल्टीपल लेवल ऑफ अथॉरिटी एंड डिसीजन मेकिंग with a clear chain of command from top management to frontline employee। हायरार्कियल स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके अंदर जो लेवल ऑफ अथॉरिटी और डिसीजन मेकिंग है उसकी क्लियर चेन ऑफ कमांड होती है कि टॉप मैनेजमेंट से फ्रंट लाइन एम्प्लॉय तक किस तरीके से इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होगी, किस तरीके से कमांड ट्रांसफर होगी। दिस स्ट्रक्चर प्रोवाइड क्लियर रिपोर्टिंग रिलेशनशिप बट कैन समटाइम लीड टू ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी। ये क्या करता है, स्ट्रक्चर एक क्लियर लाइन बता देता है कि किस तरीके से इंफॉर्मेशन फ्लो होगी और फीडबैक रिटर्न आएगी, लेकिन इसकी वजह से कई बार क्या होता है, ब्यूरोक्रेसी इनएफिशिएंसी आ जाती है, मतलब बहुत ज्यादा टाइम लगता है ये सारी चीजें होने में। ठीक है, नेक्स्ट आता है हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो मेनी ऑर्गेनाइजेशन यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर टू मीट देयर स्पेसिफिक नीड। कई सारी जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो क्या करती हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशन स्ट्रक्चर और स्ट्रेटेजीज का यूज करती हैं, किस चीज के लिए, नीड्स को, स्पेसिफिक नीड्स को मीट आउट करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अ कंपनी में हैव a function structure for core function like finance and HR while using a team based structure for project based structure work। इसके अंदर क्या होता है, जो एंटिटी होती है वो अलग अलग तरीके का स्ट्रक्चर अलग अलग वर्क के लिए यूज करती है, तो वो कहलाता है आपका हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ तक आपका ये HR वाला कंप्लीट हो गया। अब आता है आपका प्रिंसिपल ऑफ साउंड ऑर्गेनाइजेशन। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन साउंड है, मतलब अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें क्या क्या प्रिंसिपल होते हैं। तो सबसे पहला प्रिंसिपल होता है आपका यूनिटी ऑफ कमांड का। तो दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट ईच एम्प्लॉय शुड रिपोर्ट टू ओनली वन सुपरवाइजर एंड टू अवॉइड कंफ्यूजन एंड कॉन्फ्लिक्ट इंस्ट्रक्शन इट हेल्प मेंटेन क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। यूनिटी ऑफ कमांड का प्रिंसिपल क्या कहता है, कोई भी सबऑर्डिनेट है या एम्प्लॉय है उसका सिर्फ एक ही सुपरवाइजर होना चाहिए जिसे उसे रिपोर्ट करना है। इससे क्या होगा, कंफ्यूजन कम होगी, कॉन्फ्लिक्ट कम होंगे। ये क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी स्टेबलाइज कर देता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट आता है आपका स्पैन ऑफ कंट्रोल का प्रिंसिपल। तो द स्पैन ऑफ कंट्रोल रेफर्स टू द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट दैट अ मैनेजर कैन इफेक्टिवली सुपरवाइज। A reasonable span of conduct ensure that manager can provide adequate guidance and support to other team member without becoming overwhelmed। स्पैन ऑफ कंट्रोल का प्रिंसिपल क्या कहता है, स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है, आपका एक जो सुपीरियर है या सुपरवाइजर है वो कितने सबऑर्डिनेट्स को अच्छे से हैंडल कर पाएगा, वो कहलाता है आपका स्पैन ऑफ कंट्रोल। ये क्या इंश्योर करता है कि इतने सबऑर्डिनेट ही होने चाहिए एक सुपरवाइजर के अंडर जितनों को वो अच्छे से गाइड कर सके, अच्छे से सपोर्ट कर सके। नेक्स्ट है हायरार्की। तो एस्टेब्लिशमेंट अ क्लियर हायरार्की ऑफ अथॉरिटी हेल्प डिफाइन रिपोर्टिंग रिलेशनशिप एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक क्लियर हायरार्की सिस्टम क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक रिलेशनशिप डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में एक अच्छी रिलेशनशिप क्रिएट करने की हेल्प करता है, जिससे एक अच्छा डिसीजन मेकिंग हो पाती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अ वेल डिफाइंड हायरार्की इंश्योर दैट एम्प्लॉय नो हु टू रिपोर्ट एंड हु इज रिस्पांसिबल फॉर मेकिंग की डिसीजन। हायरार्की प्रिंसिपल से क्या स्टेबलाइज होता है कि एक जो एम्प्लॉयर है उसे क्लियरली डिफाइन होना चाहिए कि किसे उसे रिपोर्ट करना है और किसके डिसीजन मेकिंग के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, मतलब किसके डिसीजन को उसे मानना है।
नेक्स्ट प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क। तो द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क इन्वॉल्व ब्रेकिंग डाउन टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इनटू स्मॉलर और मैनेजेबल यूनिट। दिस हेल्प टू इंप्रूव द एफिशिएंसी, स्पेशलाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। डिवीजन ऑफ वर्क का प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो टास्क है उसे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देना चाहिए जिससे वो मैनेजेबल हो जाए। इससे क्या होता है, एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, स्पेशलाइजेशन बढ़ता है और कोऑर्डिनेशन रहता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट प्रिंसिपल है कोऑर्डिनेशन। तो इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन इज एसेंशियल फॉर इंश्योरिंग दैट डिफरेंट डिपार्टमेंट फंक्शन एंड टीम वर्क टुगेदर हार्मोनियसली टुवर्ड कॉमन गोल। क्लियर कम्युनिकेशन चैनल, रेगुलर मीटिंग एंड कोलैबोरेशन टूल्स कैन हेल्प फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का यूज इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन कब होता है, जब जो अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग टीम्स है वर्क कर रही है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो उनका वर्क एक कॉमन डायरेक्शन में डायरेक्ट किया जा सके जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव किया जा सके। और जो अलग अलग तरीके हैं ये कोऑर्डिनेशन करने के, वो क्या क्या होते हैं, रेगुलर मीटिंग हो गई, कम्युनिकेशन चैनल हो गए, कोलैबोरेशंस हो गई। ये आपके अलग अलग तरीके हैं जिनकी मदद से कोऑर्डिनेशन को अचीव किया जा सकता है। नेक्स्ट है डेलीगेशन। तो डेलीगेशन इन्वॉल्व असाइनिंग अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एम्प्लॉय एट डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। डेलीगेशन में क्या आता है, आपका अलग अलग तरीके की जो अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो एम्प्लॉय को डेलीगेट करना, मतलब थोड़ी कुछ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अथॉरिटी जो एम्प्लॉय हैं उनके साथ शेयर कर लेना। इफेक्टिव डेलीगेशन एम्पावर एम्प्लॉय, प्रमोट डिसीजन मेकिंग एट लोअर लेवल एंड फ्री अप मैनेजर टू फोकस ऑन स्ट्रेटेजिक टास्क। अगर डेलीगेशन अच्छे से है तो एम्प्लॉय जो लोअर लेवल पर है, जो लोअर लेवल के लिए डिसीजन है वो खुद ले सकते हैं, जिससे क्या होगा, जो उनका सुपीरियर है या मैनेजर है वो स्ट्रेटेजिक टास्क के ऊपर फोकस कर पाएगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल है आपका फ्लेक्सिबिलिटी का। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर शुड बी फ्लेक्सिबल थ्रू टू अडेप्ट चेंजिंग मार्केट कंडीशन, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट एंड बिजनेस नीड। ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होना चाहिए वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जो कि चेंजिंग एनवायरमेंट कंडीशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और बिजनेस नीड के साथ फ्लेक्सिबल रहे। फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ ऑर्गेनाइजेशन टू रिस्पॉन्ड क्विकली टू अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंज इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। फ्लेक्सिबिलिटी क्या करती है, अलाउ करती है ऑर्गेनाइजेशन को कि वो क्विकली क्या कर सकें, चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है उसके साथ कॉप अप कर सकें और उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड कर सकें जिस तरीके से अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है क्लैरिटी ऑफ रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो क्लियरली डिफाइनिंग रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक्सपेक्टेशंस फॉर ईच पोजीशन हेल्प मिनिमाइज कंफ्यूजन, कॉन्फ्लिक्ट एंड डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट। क्लियरली डिफाइन करना क्या गोल्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं हर पोजीशन के लिए, जिससे क्या हो, कंफ्यूजन, कॉन्फ्लिक्ट और डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स को कम किया जा सके। तो ये भी एक प्रिंसिपल है जो इफेक्टिवली ऑर्गेनाइजेशन के वर्किंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एम्प्लॉय शुड अंडरस्टैंड देयर ड्यूटी एंड हाउ दे कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉय समझ पाने चाहिए कि उनकी ड्यूटीज क्या है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और वो किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे। ठीक है, तो ये थे आपके प्रिंसिपल्स एक साउंड ऑर्गेनाइजेशन के। नेक्स्ट है आपका मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफ अ न्यू एंटरप्राइज। एक नई एंटरप्राइज है उसके अंदर ह्यूमन रिसोर्सेज को किस तरीके से मैनेज करा जाता है। तो इन ऑर्डर टू अचीव मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी देयर इज अ स्ट्रांग नीड टू इंटीग्रेट ईच एम्प्लॉय वर्क विद द स्ट्रेटेजिक गोल ऑफ द एंटरप्राइज एंड इंश्योर क्लियर कट ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन फॉर एवरी पोस्ट। अगर अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी अचीव करनी है तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉय का वर्क है उसे इस तरीके से इंटीग्रेट करना पड़ेगा कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटेजिक गोल है उनके साथ अलाइन कर सके और क्लियर कट जॉब डिस्क्रिप्शन इंश्योर किया जा सके जिसकी मदद से, तो वो आपका एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहलाता है। तो देखिए अब है आपका डेवलपिंग अ कॉम्पिटेंसी मॉडल की। अगर एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करना है तो उसके लिए किस तरीके के मॉडल की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले डिफाइनिंग ऑर्गेनाइजेशनल डायमेंशन। ऑर्गेनाइजेशनल डायमेंशन मींस ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटेजी ऑफ एन एंटरप्राइज शुड बी अकॉर्डिंग टू वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस। क्या बोला है, ऑर्गेनाइजेशनल डायमेंशन के अंदर डिफाइन करने में हमें क्या देखना है कि क्या एचआर की स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए जिससे एक अच्छा बिजनेस मॉडल डेवलप हो सके एचआर मैनेजमेंट के लिए। Such aspects are nature of business of enterprise, the chain of command and the structure of organization। इसके अंदर क्या आता है, बिजनेस का नेचर और जो आपका चेन हैगी कमांड की वो, और स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दीज एस्पेक्ट्स आर डायरेक्टली रिलेटेड टू एचआर स्ट्रेटेजी, क्योंकि ये सारे एस्पेक्ट्स ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो ह्यूमन रिसोर्स की स्ट्रेटेजी से डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं।
सेकंड स्टेप आता है डिफाइनिंग मिशन, विजन एंड वैल्यू। तो दिस टर्म प्ले अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग द ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटेजी एंड ऑब्जेक्टिव। विजन स्टेटमेंट सिग्निफाई लॉन्ग टर्म गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव व्हाइल अ मिशन स्टेटमेंट रिप्रेजेंट शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटरप्राइज। विजन क्या होता है, जो लॉन्ग टर्म गोल है ऑर्गेनाइजेशन का, वहीं मिशन क्या होता है जो कि शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है एंटरप्राइज का या ऑर्गेनाइजेशन का। वैल्यूज आर द बिलीव दैट सर्व एज फोर्स बिहाइंड एक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वैल्यू क्या होती हैं, ऐसी चीजें जिनके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम किया जाता है, जो भी एक्शन और ऑपरेशन होते हैं उनको करने के लिए जो बिलीव्स होते हैं वो चीज हमारी कहलाती है वैल्यूज। थर्ड स्टेप आता है परफॉर्म वर्कफोर्स एनालिसिस। तो वर्कफोर्स एनालिसिस फोकस ऑन ऑर्गेनाइजेशन पीपल कल्चर एंड सिस्टम एनालाइजिंग द करंट सिचुएशन ऑफ द कंपनी। वर्कफोर्स एनालिसिस में क्या आता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, जो कल्चर है और जो सिस्टम है, उसको एनालाइज करना कंपनी की करंट सिचुएशन को समझने के लिए। दिस एनालाइज आइडेंटिफाई द गैप इन दोज एरिया दैट रिक्वायर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव। इसके अंदर क्या आता है हमारा, ऐसे एरियाज को आइडेंटिफाई करना जो कि हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करें। लास्ट स्टेप बताए इवैल्यूएट इंप्लीमेंटेड स्ट्रेटेजी। तो एन एंटरप्राइज विल कंसीडर अ वैरायटी ऑफ फैक्टर फॉर इवैल्यूएटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ एचआर रिसोर्स स्ट्रेटेजी। जब ये सारी चीजें हो जाती हैं तो एचआर स्ट्रेटेजीज इंप्लीमेंट हो जाती है। अब जो हमने स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट कर लिया उसे इवैल्यूएट करना होता है। सच इवैल्यूएशन गिव एक्यूरेट फैक्ट एंड फिगर अबाउट द नंबर ऑफ पोस्ट, वैकेंट एम्प्लॉय टर्नओवर, कस्टमर ग्रीवेंस विद द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड डिससेटिस्फैक्शन ऑफ एम्प्लॉय एंड कस्टमर। इस इवैल्यूएशन के अंदर हम क्या क्या देखते हैं, एक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर देखते हैं कि कितनी पोस्ट वैकेंट है, क्या एम्प्लॉय का टर्नओवर है, क्या कस्टमर्स की ग्रीवेंस है, और एम्प्लॉय और कस्टमर का क्या सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन लेवल है। ठीक है, यहाँ पर आपका ये एम्प्लॉय वाला कंसेप्ट ओवर हो जाता है। अब आता है आपका नेक्स्ट कंसेप्ट जो है वो है मार्केटिंग मिक्स का। तो द मार्केटिंग मिक्स इज अ फाउंडेशनल कंसेप्ट इन मार्केटिंग दैट रेफर टू सेट ऑफ कंट्रोलेबल टैक्टिकल मार्केटिंग टूल दैट अ कंपनी यूज टू क्रिएट अ डिजायर्ड रिस्पांस फ्रॉम इट्स टारगेट मार्केट। मार्केटिंग मिक्स क्या है, सेट ऑफ टूल है जो कि कंपनी यूज करती है किस लिए, मार्केट से डायरेक्ट रिस्पॉन्स, जो उसे रिस्पॉन्स चाहिए वो रिस्पॉन्स लेने के लिए, ताकि क्या हो, अगर मार्केटिंग जो ये मिक्स का ये जो टूल है उनका यूज करा जाता है कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, डिमांड बढ़ाने के लिए, इन सारी चीजों के लिए। द मार्केटिंग मिक्स ऑल्सो नोन एज 4 P's ऑफ मार्केटिंग विच इंक्लूड प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। मार्केटिंग मिक्स के अंदर आपके 4 P's आते हैं मार्केटिंग के, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। प्रोडक्ट क्या होता है, तो द एलिमेंट रेफर्स टू टेंजिबल और इंटेंजिबल गुड्स और सर्विसेज दैट अ कंपनी ऑफर टू इट्स कस्टमर। प्रोडक्ट में क्या आता है, कोई भी ऐसे टेंजिबल या इंटेंजिबल गुड्स या सर्विस जो कंपनी ऑफर करती है अपने कस्टमर को। इट इन्वॉल्व डिसीजन रिलेटिंग टू प्रोडक्ट डिजाइन, फीचर, क्वालिटी, ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड आफ्टर सेल सर्विस। तो मार्केटिंग मिक्स के प्रोडक्ट मिक्स एलिमेंट के अंदर हम क्या डिसीजन लेते हैं कि प्रोडक्ट का डिजाइन, प्रोडक्ट के फीचर, क्वालिटी, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और आफ्टर सेल सर्विस किस तरीके की होनी चाहिए। कंपनी नीड टू अंडरस्टैंड देयर टारगेट मार्केट नीड एंड प्रेफरेंस टू डेवलप प्रोडक्ट दैट मीट दोज रिक्वायरमेंट। तो कंपनी को क्या समझना चाहिए कि उनके टारगेट मार्केट की नीड क्या है, प्रेफरेंस क्या है, और उन्हें उसके अकॉर्डिंग कैसा प्रोडक्ट डेवलप करना चाहिए। नेक्स्ट आता है प्राइस। तो प्राइस रेफर्स टू अमाउंट ऑफ मनी कस्टमर आर विलिंग टू पे फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस। प्राइस के अंदर क्या आता है, मनी की वो अमाउंट जो कंपनी पे करना चाहती है अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए, मतलब जो कस्टमर पे करना चाहता है कंपनी को उसकी प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए। प्राइसिंग डिसीजन इन्वॉल्व सेटिंग द राइट प्राइस दैट रिफ्लेक्ट द प्रोडक्ट वैल्यू। प्राइसिंग डिसीजन के अंदर क्या डिसीजन लिया जाता है कि प्रोडक्ट का प्राइस ऐसा रखा जाए जो प्रोडक्ट की वैल्यू के अकॉर्डिंग सही हो। कंपिटिटिव प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, डिस्काउंट, पेमेंट टर्म्स, प्राइस एडजस्टमेंट ओवर टाइम, ये सारी चीजों का भी ध्यान रखा जाता है प्राइसिंग मिक्स के अंदर। प्राइसिंग प्ले अ क्रूशियल रोल इन इन्फ्लुएंसिंग कस्टमर परसेप्शन एंड परचेज डिसीजन। तो प्राइसिंग है वो एक क्रूशियल रोल प्ले करता है किस चीज में, कस्टमर के परसेप्शन को चेंज करने के लिए और उसके प्राइसिंग डिसीजन को चेंज करने के लिए। प्लेस के अंदर आपका क्या आता है, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। तो प्लेस रेफर्स टू चैनल एंड मेथड यूज्ड टू मेक प्रोडक्ट और सर्विस अवेलेबल टू कस्टमर। प्लेस क्या होती है, मतलब इसके अंदर वो सारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आते हैं जिसकी मदद से प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचता है। इट इन्वॉल्व डिसीजन रिलेटिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक, वेयर हाउसिंग, रिटेल आउटलेट, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, फिजिकल लोकेशन, ये सारी चीजें इसके अंदर ये डिसीजन लिए जाते हैं कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन का चैनल यूज करना है, किस तरीके से इन्वेंट्री मैनेज करनी है, लॉजिस्टिक क्या रहनी चाहिए, वेयर हाउसिंग किस तरीके की, रिटेल आउटलेट, ये सारे डिसीजन इसमें लिए जाते हैं। इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी इंश्योर दैट प्रोडक्ट रीच टू कस्टमर एट राइट प्लेस एंड टाइम। जो एक इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है वो कैसा होगा, जो कि कस्टमर तक प्रोडक्ट को सही टाइम पर पहुंचा दे।
नेक्स्ट है आपका प्रमोशन। तो प्रमोशन इन्वॉल्व ऑल एक्टिविटी कम्युनिकेट द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू कस्टमर एंड परsuade देम टू मेक अ परचेज। प्रमोशन के अंदर आपका क्या आता है, वो सारी एक्टिविटी जिसकी मदद से प्रोडक्ट को कस्टमर्स को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है और उन्हें परsuade करा जाता है, इन्फ्लुएंस करा जाता है कि वो आपके प्रोडक्ट को खरीद ले। इट इंक्लूड एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन, डायरेक्ट मार्केटिंग, पर्सनल सेलिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग एंड अदर प्रमोशनल टैक्टिक। इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें आ जाती हैं आपकी, एडवर्टाइज़मेंट आ जाती है, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन, डायरेक्ट मार्केटिंग, ये सारी चीज़ें इसमें यूज़ करी जाती हैं प्रमोशन करने के लिए। प्रमोशन एम टू क्रिएट अवेयरनेस, जनरेट इंटरेस्ट, स्टिमुलेट डिमांड एंड बिल्ड ब्रांड लॉयल्टी। प्रमोशन के अंदर क्या करा जाता है, अवेयरनेस क्रिएट करी जाती है, इंटरेस्ट जनरेट करा जाता है, डिमांड स्टिमुलेट करी जाती है और ब्रांड लॉयल्टी बिल्ड करी जाती है, ठीक है? तो ये हो गए आपके 4 चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अलावा आपका वो 4 पीस ऑफ मार्केटिंग। इन एडिशन टू ट्रेडिशनल 4 पीस ऑफ मार्केटिंग, सम मार्केटर आल्सो इंक्लूड एडिशनल एलिमेंट इन मार्केटिंग। अब क्या है, टाइम चेंज हुआ है। पहले के टाइम पर आपकी ये 4 पीस होते थे जो मैंने आपको पढ़ाया। अब इसके अलावा 3 पीस और हैं जो आज के टाइम पर यूज करे जाते हैं, मार्केटर यूज करते हैं मार्केटिंग करने के लिए। इसमें क्या आता है, फिफ्थ है आपका पीपल। तो पीपल रेफर्स टू इंडिविजुअल इन्वॉल्वड इन डिलीवरिंग द प्रोडक्ट एंड सर्विस टू कस्टमर। पीपल्स के अंदर कौन लोग आते हैं, वो लोग जो प्रोडक्ट या सर्विस को कस्टमर तक डिलीवर करने में हेल्प करते हैं। इसके अंदर आते हैं एम्प्लॉय, कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, सेल्स पर्सन एंड अदर पर्सनल हु इंटरेक्ट विद कस्टमर। पीपल प्ले अ क्रूशियल रोल इन डिलीवरिंग एक्सेप्शनल कस्टमर एक्सपीरियंस एंड बिल्डिंग रिलेशनशिप विद कस्टमर। नेक्स्ट है आपका प्रोसेस। तो प्रोसेस रेफर्स टू प्रोसीजर, सिस्टम एंड वर्कफ्लो दैट अ कंपनी यूज टू डिलीवर इट्स प्रोडक्ट और सर्विस टू कस्टमर। प्रोसेस के अंदर क्या आता है, वो प्रोसीजर, वो सिस्टम या वो वर्कफ्लो जो कि कंपनी यूज करती है अपने प्रोडक्ट को, सर्विस को कस्टमर तक डिलीवर करने के लिए, वो आता है आपका प्रोसेस में। इट इंक्लूड ऑर्डर प्रोसेसिंग, कस्टमर सर्विस प्रोसेस, क्वालिटी कंट्रोल मेजर, सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड अदर ऑपरेशनल प्रोसेस दैट इम्पैक्ट द कस्टमर एक्सपीरियंस। ये सारे प्रोसेस इसके अंदर आ जाते हैं आपके। नेक्स्ट है आपका जो लास्ट पी है, फिजिकल एविडेंस। तो फिजिकल एविडेंस रिलेट्स टू टेंजिबल एलिमेंट दैट कस्टमर इंटरेक्ट विद व्हेन दे एंगेज विद कंपनी प्रोडक्ट और सर्विस। फिजिकल एविडेंस क्या आता है आपका, इसमें एक तरीके से स्ट्रक्चर, जब कस्टमर एंगेज करता है किसी प्रोडक्ट या सर्विस के साथ, तो जो वो टेंजिबल एलिमेंट के साथ डील करता है वो आते हैं आपके फिजिकल एलिमेंट में। इसके अंदर आ जाते हैं आपका फिजिकल एनवायरनमेंट, फैसिलिटीज, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, मटेरियल यूजेज एंड अदर विजुअल क्यूज दैट शेप कस्टमर परसेप्शन ऑफ द ब्रांड। ठीक है, तो ये आपके टोटल 7 पीस हो गए जो आपको याद रखने हैं। फिर आपका 7C कंपास मॉडल ऑफ मार्केटिंग मिक्स। जैसे ये 7 पीस का एक मॉडल है, वैसे ही 7C का भी एक मॉडल है मार्केटिंग मिक्स के अंदर। 7C में फर्स्ट सी आता है आपका कस्टमर। तो सी इन मॉडल रिप्रेजेंट कस्टमर अंडरस्टैंडिंग द नीड, preference, behavior, demographic of your target customer is essential for developing effective marketing strategy। एक अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाने के लिए कस्टमर की नीड, प्रेफरेंस, बिहेवियर और डेमोग्राफिक को समझना जरूरी है। बाय फोकस ऑन कस्टमर, कंपनी कैन क्रिएट प्रोडक्ट एंड सर्विस दैट मीट कस्टमर नीड। कस्टमर के ऊपर फोकस करके कंपनी क्या कर सकती है, ऐसा प्रोडक्ट और सर्विस क्रिएट करती है जिसकी कस्टमर को नीड है और जो उन्हें वैल्यू डिलीवर करेगा। नेक्स्ट आता है आपका कंपटीशन। तो द सेकंड सी रेफर्स टू कंपटीशन, एनालाइजिंग कंपटीशन इन मार्केटिंग हेल्प कंपनी आइडेंटिफाई देयर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। क्या बोला है, जो ये सेकंड सी है वो हैगा कंपटीशन। कंपटीशन कॉम्पिटिटर को एनालाइज करके जो फर्म है वो क्या देख सकती है कि उनके कॉम्पिटिटर की क्या स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, अपॉर्चुनिटी क्या है, थ्रेट क्या है। बाय अंडरस्टैंडिंग द कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप, company can differentiate themselves, identify market gap and develop a strategy to gain competitive advantage। ये एनालिसिस करके कंपनी क्या देख सकती है कि हम अपने कॉम्पिटिटर से किस तरीके से अलग हैं, ऐसी क्या चीजें हैं जो कॉम्पिटिटर पूरी नहीं कर पा रहे हैं और उन गैप को फिल करके कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर सकती हैं कंपनीज। थर्ड आता है आपका सी कंपनी। तो द थर्ड सी रिप्रेजेंट द कंपनी इटसेल्फ, कंपनी नीड टू असेस देयर ओन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, कैपेबिलिटी, रिसोर्स एंड कोर कंपिटेंसी। थर्ड सी में क्या आता है, कंपनी। इसके अंदर कंपनी को अपनी खुद की स्ट्रेंथ, वीकनेस, कैपेबिलिटी, रिसोर्सेज और कोर कंपिटेंसी को एनालाइज करना होता है। अंडरस्टैंडिंग द कंपनी इंटरनल फैक्टर हेल्प इन अलाइन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल एंड लिवरेजिंग इंटरनल स्ट्रेंथ टू कैपिटलाइज ऑन मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज। अब क्या बोला है कि जब कंपनी अपने इन इंटरनल फैक्टर को एनालाइज करती हैं, समझती हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंग फिर अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बना पाती हैं जिससे ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव किया जा सके।
फोर्थ सी आता है आपका कोलैबोरेशन। तो कोलैबोरेटर और पार्टनर, सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड अदर स्टेक होल्डर द कंपनी वर्क विद डिलीवर प्रोडक्ट और सर्विस टू कस्टमर। कोलैबोरेटर कौन होते हैं? ऐसे पार्टनर, सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर या स्टेक होल्डर जिनकी मदद से कंपनी अपने प्रोडक्ट या सर्विस को कस्टमर तक डिलीवर करती है। बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद कोलैबोरेटर इसेंशियल फॉर इंश्योरिंग स्मूथ ऑपरेशन, एफिशिएंट सप्लाई मैनेजमेंट एंड इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। कोलैबोरेटर के साथ एक अच्छी रिलेशनशिप होने से क्या होता है? ऑपरेशन स्मूथली रन होते रहते हैं, एफिशिएंट सप्लाई मैनेजमेंट रहता है और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी इफेक्टिव रहते हैं। फिफ्थ है आपका क्लाइमेट। तो द क्लाइमेट रेफर्स टू एक्सटर्नल मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर दैट इंपैक्ट एन कंपनीज बिजनेस। क्लाइमेट के अंदर यहाँ पर क्या आते हैं? एक्सटर्नल मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर जो कंपनी के बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं। दिस इंक्लूड इकोनॉमिक कंडीशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, रेगुलेटरी चेंजेस, सोशल ट्रेंड, कल्चरल फैक्टर, ये सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। अंडरस्टैंडिंग द एक्सटर्नल एनवायरमेंट हेल्प कंपनी एंटिसिपेट मार्केट ट्रेंड एंड एडजस्ट देयर स्ट्रेटेजीज अकॉर्डिंगली। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करने से कंपनी क्या कर पाती है? मार्केटिंग ट्रेंड को एंटिसिपेट मतलब एक तरीके से एसरटेन कर पाती है और उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजीज को भी एडजस्ट कर पाती हैं। नेक्स्ट है आपका सी कंटेक्स्ट। तो कंटेक्स्ट रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक मार्केट कंडीशन। कंटेक्स्ट का मतलब क्या होता है? कुछ स्पेसिफिक मार्केट कंडीशन, इंडस्ट्री डायनेमिक या फिर सिचुएशनल फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस अ कंपनी मार्केटिंग डिसीजन, जो कि एक कंपनी के मार्केटिंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं। Company need to consider the context in which they operate, such as market size, growth potential, customer segment, and industry trend to develop a relevant and target marketing strategies. कंपनी क्या करती हैं? इन सारी चीजों को ये किस लिए करती हैं? ताकि वो इंडस्ट्री के ट्रेंड को समझ पाएं और उसके अकॉर्डिंग अपनी मार्केटिंग की स्ट्रेटेजीज को डेवलप कर पाएं। एंड लास्ट है आपका जो सेवंथ सी है वो है साइकिल। तो साइकिल रेफर्स टू रिकरिंग पैटर्न, ट्रेंड एंड फ्लक्चुएशन इन मार्केट दैट कंपनी नीड टू अवेयर व्हेन डेवलपिंग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। साइकिल के अंदर क्या होता है? वो ट्रेंड, पैटर्न और फ्लक्चुएशन को एनालाइज करना, जिसके बारे में कंपनी को अवेयर होना चाहिए जब वो अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बना रही हो। बाय अंडरस्टैंडिंग मार्केट साइकिल, सीजन ट्रेंड, बाइंग पैटर्न एंड कंज्यूमर बिहेवियर चेंजेस ओवर टाइम, कंपनी कैन अडेप्ट देयर मार्केटिंग टैक्टिक्स टू कैपिटलाइज एन अपॉर्चुनिटी एंड मिटिगेट रिस्क। तो इन सारी चीजों को समझकर कंपनीज क्या कर सकती हैं? अपने जो उनके वीकनेस है उन्हें कैपिटलाइज कर सकती हैं, अपॉर्चुनिटीज को कैपिटलाइज कर सकती हैं, अपने रिस्क को मिटिगेट कर सकती हैं। तो रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या होता है? रिलेशनशिप मैनेजमेंट इज अ स्ट्रेटेजिक अप्रोच दैट फोकस ऑन बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग strong relationship with customer, partner, supplier and other stakeholder to drive business success। रिलेशनशिप मैनेजमेंट एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच है जिसके अंदर किस चीज पर फोकस करा जाता है? जो कस्टमर, पार्टनर, सप्लायर और स्टेक होल्डर है उनके साथ एक अच्छी रिलेशनशिप बिल्ड करी जा सके और उस रिलेशनशिप को मेंटेन करा जा सके, तो वो चीज कहलाती है आपकी रिलेशनशिप मैनेजमेंट। It involves understanding the need and preference of these key stakeholders, engaging with them effectively and fostering long-term mutually beneficial relationship। इसके अंदर क्या आता है? जो हमारे ये स्टेक होल्डर रहेंगे, की स्टेक होल्डर, इनकी नीड्स को समझना, प्रेफरेंस देना, उसके बाद इनके साथ इफेक्टिवली इंगेज करना और एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप क्रिएट करके उस रिलेशनशिप का बेनिफिट उठाना। Relationship management is crucial for enhancing customer satisfaction, loyalty and retention as well as for creating value for all party involved। रिलेशनशिप मैनेजमेंट किस लिए जरूरी है? इससे कस्टमर का सेटिस्फेक्शन बढ़ता है, लॉयल्टी बढ़ती है, वो रिटेन रहते हैं और इसके अलावा जो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं उनकी भी वैल्यू क्रिएट होती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है बेनिफिट क्या क्या होते हैं रिलेशनशिप मैनेजमेंट के। तो सबसे पहला कस्टमर लॉयल्टी। बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद कस्टमर कैन लीड टू इंक्रीज्ड लॉयल्टी, रिपीट बिजनेस एंड पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ रेफरेंस। कस्टमर लॉयल्टी बनती है कि जब अच्छी रिलेशनशिप बिल्ड हो जाएगी कस्टमर के साथ तो उनकी लॉयल्टी बढ़ेगी, उनकी रिपीट बिजनेस होगा, मतलब वो जो हमारा बिजनेस है, हमारा जो भी प्रोडक्ट या सर्विस है उसे बार बार यूज करेंगे और उसके अलावा वो हमारा प्रमोशन भी एक तरीके से करेंगे। नेक्स्ट है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो बाय अंडरस्टैंडिंग एंड मीटिंग कस्टमर नीड इफेक्टिवली, कंपनीज कैन एनहांस कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड ड्राइव कस्टमर रिटेंशन। कस्टमर की नीड्स को समझकर इफेक्टिवली तरीके से कस्टमर के वो सेटिस्फाई करती हैं कंपनी, जिसकी वजह से क्या होता है? उनका कस्टमर रिटेन रहता है, प्रोडक्ट स्विच नहीं करता है। नेक्स्ट है इंक्रीज्ड रेवेन्यू। तो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद कस्टमर कैन रिजल्ट इन हायर सेल, अपसेलिंग अपॉर्चुनिटी एंड क्रॉस सेलिंग पोटेंशियल। क्या होता है? जब अच्छी रिलेशनशिप होगी तो कस्टमर सामान ज्यादा खरीदेगा जिससे सेल्स बढ़ेगी, अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी अपसेलिंग की और क्रॉस सेलिंग की पोटेंशियल बढ़ेगी। नेक्स्ट है ब्रांड रेपुटेशन। तो पॉजिटिव रिलेशनशिप विद स्टेक होल्डर कैन एनहांस ब्रांड रेपुटेशन, क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्टवर्दीनेस इन द मार्केट। अगर अच्छी रिलेशनशिप होगी स्टेक होल्डर के साथ तो उससे ब्रांड की रेपुटेशन बढ़ती है, क्रेडिबिलिटी बढ़ती है और ट्रस्टवर्दीनेस बढ़ती है कंपनी के लिए मार्केट के अंदर।
नेक्स्ट है रिस्क मिटिगेशन। तो इफेक्टिव रिलेशनशिप मैनेजमेंट कैन हेल्प कंपनीज एंटिसिपेट एंड एड्रेस इश्यू प्रोएक्टिवली, रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ कॉन्फ्लिक्ट और मिसअंडरस्टैंडिंग। अगर रिलेशनशिप मैनेजमेंट अच्छा होगा तो कंपनी पहले से ही एंटिसिपेट कर पाएंगी इश्यूज को और उन्हें एड्रेस कर पाएंगी, जिससे क्या होगा, जो रिस्क और कॉन्फ्लिक्ट या मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से जो रिस्क होता है वो रिस्क कम हो जाएगा। नेक्स्ट है कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटीज। तो बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद पार्टनर एंड सप्लायर कैन लीड टू कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटीज, शेयर्ड रिसोर्स एंड म्यूचुअल ग्रोथ। जो पार्टनर्स और सप्लायर है अगर उनके साथ रिलेशनशिप अच्छी होगी तो उससे क्या होता है, कोलैबोरेशन की अपॉर्चुनिटी मिलती है, हम उनके रिसोर्सेज को शेयर कर पाते हैं और म्यूचुअल ग्रोथ हो पाती है दोनों की। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका स्टेजेस ऑफ रिलेशनशिप मैनेजमेंट की। रिलेशनशिप मैनेजमेंट के अंदर आपकी क्या क्या स्टेजेस आती हैं। तो सबसे पहले आता है अवेयरनेस। तो द स्टेप फोकस ऑन रीचिंग न्यू कस्टमर एज पर रिक्वायरमेंट एंड इंटरेस्ट। अवेयरनेस के अंदर क्या आता है, नए नए कस्टमर तक पहुंचना, वो आता है आपका अवेयरनेस के अंदर। इन दिस स्टेज मेक द कस्टमर अवेयर ऑफ ब्रांड, प्रोडक्ट एंड सर्विस एंड कैप्चर द पोटेंशियल कस्टमर अटेंशन एंड टारगेट ऑडियंस बाय वे ऑफ एडवर्टाइजिंग, वर्ड ऑफ माउथ, सोशल मीडिया एंड अदर। इसके अंदर इस स्टेज के अंदर क्या करते हैं, कस्टमर के अंदर अवेयरनेस बढ़ाते हैं ब्रांड को लेकर, प्रोडक्ट को लेकर और सर्विस को लेकर। किसके थ्रू, एडवर्टीजमेंट, वर्ड ऑफ माउथ, सोशल मीडिया और कई सारे तरीकों से। नेक्स्ट आता है एक्विजिशन। तो दिस स्टेज हेल्प टू कन्वर्ट द प्रोस्पेक्ट इनटू कस्टमर, सब्सक्राइबर और कंज्यूमर। एक्विजिशन में क्या आता है, जो हमने ऑडियंस को आइडेंटिफाई कर लिया अब उन्हें अपने कस्टमर में कन्वर्ट करना किसके अंदर करा जाता है, एक्विजिशन स्टेज में। The attentiveness to the customer need, providing them goods and better service and prompt response to their need are necessary, otherwise it will discourage the prospectus। ये हम किस तरीके से करते हैं, जो कस्टमर की नीड है उसे एड्रेस करके, उसे टाइम पर पूरा करके और जो जो उनकी नेसेसिटी है उसे फुलफिल करके एक्विजिशन करा जाता है कस्टमर का। नेक्स्ट आता है कन्वर्जन। तो इन दिस स्टेज गेनिंग द अटेंशन ऑफ प्रोस्पेक्टस, प्रोवाइडिंग अ सेटिस्फैक्टरी प्री बाइंग एक्सपीरियंस, बिल्डिंग अ रैपोर्ट विद लीड एंड इम्बिंग अ सेंस ऑफ ट्रस्ट इन आवर ब्रांड विल बी डन। कन्वर्जन स्टेज में क्या करा जाता है, अब जो हमारा कस्टमर बन गया उसे अच्छी सर्विस प्रोवाइड करवानी है जिससे वो हमारा कस्टमर बना रहे और एक तरीके से उसका जो बाइंग एक्सपीरियंस है उसे इनहांस करना है। नेक्स्ट आता है रिटेंशन। दिस स्टेज इंक्लूड बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद कस्टमर, प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स टू देयर क्वेरीज, प्रॉपर सपोर्ट एंड सेंडिंग फॉलो अप मेल टू फील द कस्टमर वैल्यूड। इस स्टेज के क्या अंदर आता है, कस्टमर ने जब सर्विस ले ली अब उसे आफ्टर सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करवाना, उसकी फीडबैक लेना कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है, ये सारी चीजें होती हैं जिससे कस्टमर रिटेन रहे। सो रिटेंशन पॉलिसी से टू कीप द कस्टमर हैप्पी एंड लॉयल बाय वेरियस लुक्रेटिव डिस्काउंट, बोनस एंड रिवॉर्ड। तो रिटेंशन पॉलिसी क्या कहती है कि कस्टमर को हैप्पी रखना है, लॉयल रखना है, कई सारे तरीके के डिस्काउंट, बोनस और रिवॉर्ड प्रोवाइड करवा के। और लास्ट स्टेज होती है एडवोकेसी। तो एडवोकेसी मीन्स टू रिकमेंड द ब्रांड टू द सेटिस्फाइड कस्टमर विद अदर। एडवोकेसी के अंदर क्या आता है कि कस्टमर को ये इन्फ्लुएंस करना है कि वो हमारी ब्रांड को दूसरे लोगों को भी बताए। सो दिस स्टेज कैन ओनली बी अचीव्ड आफ्टर द सक्सेसफुल अचीवमेंट ऑफ रिटेंशन स्टेज। एडवोकेसी स्टेज तभी वर्क करती है जब कस्टमर रिटेन हो जाता है, रिटेंशन स्टेज पर सारा काम प्रॉपरली होता है, उसके बाद ही एडवोकेसी स्टेज पर काम हो पाता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या इनिशिएटिव लेती है। तो नंबर 1 आता है फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोग्राम। तो गवर्नमेंट प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट इन फॉर्म ऑफ ग्रांट, लोन एंड सब्सिडी टू हेल्प एंटरप्रेन्योर स्टार्ट एंड ग्रो देयर बिजनेस। सबसे पहले गवर्नमेंट एक क्या तरीका अपनाती है, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है एंटरप्रेन्योर को जो अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाले होते हैं, ग्रांट की फॉर्म में, लोन की फॉर्म में या सब्सिडी की फॉर्म में। These program में इंक्लूड सीड फंडिंग, वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, स्मॉल बिजनेस लोन विद फेवरेबल टर्म्स। इसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं आपकी, सीड फंडिंग, वेंचर कैपिटल और स्मॉल बिजनेस लोन विद फेवरेबल टर्म्स, ठीक है। दूसरा और क्या होता है, तो इंक्यूबेटर एंड एक्सक्लेरेटर। तो गवर्नमेंट स्टेबलाइज सपोर्ट इंक्यूबेटर एंड एक्सक्लेरेटर दैट प्रोवाइड मेंटरिंग, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी, वर्क स्पेस एंड रिसोर्सेज टू अर्ली स्टेज स्टार्टअप। उसके अलावा गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ इंक्यूबेटर्स और एक्सकेलेटर्स को स्टेबलाइज करती है, जो क्या करते हैं, जो न्यू बिजनेस होते हैं उन्हें मेंटरिंग प्रोवाइड करवाते हैं, नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटी देते हैं, वर्क स्पेस प्रोवाइड करवाते हैं, रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाते हैं न्यू स्टार्टअप्स को। दिस प्रोग्राम हेल्प एंटरप्रेन्योर डेवलप द बिजनेस आइडिया, एक्सेस एक्सपर्टीज एंड नेटवर्क, कनेक्ट विद इन्वेस्टर्स। तो ये जो प्रोग्राम होते हैं, जो इंक्यूबेटर्स और एक्सकेलेटर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, न्यू बिजनेस आइडिया प्रोवाइड करवाते हैं एंटरप्रेन्योर को, एक्सपर्टीज देते हैं और इन्वेस्टर के साथ कनेक्ट होने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट जो स्टेप है वो गवर्नमेंट क्या लेती है, तो टैक्स इंसेंटिव का लेती है। तो गवर्नमेंट ऑफर टैक्स इंसेंटिव एंड बेनिफिट टू इनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप।
उसके अलावा गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स इंसेंटिव प्रोवाइड करवाती है, मतलब टैक्स में कुछ छूट देना, सच एज टैक्स ब्रेक फ्रॉम स्मॉल बिजनेस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टैक्स क्रेडिट और टैक्स डिडक्शन फॉर स्टार्टअप कॉस्ट। कौन कौन से टैक्स इंसेंटिव देती है, या तो टैक्स में ब्रेक दे देती है स्मॉल बिजनेस को कि इतने तक ही, इतने के बाद टैक्स देना होगा, या फिर जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कॉस्ट होती है उस पर टैक्स क्रेडिट दे देती है, या फिर टैक्स डिडक्शन दे देती है स्टार्टअप कॉस्ट पर। तो ये सारे तरीकों से टैक्स इंसेंटिव प्रोवाइड करवाती है गवर्नमेंट। उसके अलावा आपका रेगुलेटरी रिफॉर्म होते हैं, तो गवर्नमेंट स्ट्रीमलाइन रेगुलेशन एंड रिड्यूस ब्यूरोक्रेटिक बैरियर टू मेक इट इजियर फॉर एंटरप्रेन्योर टू स्टार्ट एंड ऑपरेट बिजनेस। उसके अलावा एक स्टेप लेती है कि जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, बैरियर्स होते हैं किसी बिजनेस को स्टार्ट करने में, उन बैरियर्स को रिड्यूस कर देती है गवर्नमेंट, जिससे कोई भी अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर सके। दिस इंक्लूड सिंप्लीफाइंग लाइसेंसिंग प्रोसीजर, रिड्यूसिंग रेड टेप एंड क्रिएटिंग मोर बिजनेस फ्रेंडली रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। इसके अंदर क्या क्या आ जाता है, जो लाइसेंसिंग का प्रोसीजर है उसे सिंप्लीफाई कर देना, रेड टेप को रिड्यूस करना, और उसके अलावा मोर बिजनेस इको फ्रेंडली, बिजनेस फ्रेंडली रेगुलेटरी एनवायरनमेंट क्रिएट करना। नेक्स्ट आता है एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन। तो गवर्नमेंट प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन इन स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी टू इक्विप स्टूडेंट विद स्किल, नॉलेज एंड माइंडसेट नीडेड टू स्टार्ट एंड मैनेज बिजनेस। और गवर्नमेंट क्या करती है, जो स्कूल्स होते हैं, कॉलेजेस होती हैं, यूनिवर्सिटीज होती हैं, उनमें एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन प्रोवाइड करवाती हैं, और उनमें जिन स्टूडेंट्स के पास स्किल्स, नॉलेज और माइंडसेट होता है, एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट, उन सभी को इक्विप कर लेती हैं, मतलब सिलेक्ट कर लेती हैं अपना वेंचर स्टार्ट करने के लिए। एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड वर्कशॉप आल्सो ऑफर टू अराइजिंग एंटरप्रेन्योर। और जो ये स्टूडेंट होते हैं उन्हें एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम और वर्कशॉप प्रोवाइड करवाई जाती हैं। नेक्स्ट है एक्सेस टू मार्केट। तो गवर्नमेंट फैसिलिटेट एक्सेस टू मार्केट बाय कनेक्टिंग एंटरप्रेन्योर विद पोटेंशियल कस्टमर सप्लायर एंड पार्टनर थ्रू ट्रेड मिशन, नेटवर्किंग इवेंट एंड बिजनेस मैचिंग प्रोग्राम। उसके अलावा गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड करवाती है, जो न्यू एंटरप्रेन्योर होते हैं उन्हें एक तरीके से वे प्रोवाइड करवाती है जिससे वो मार्केट तक उनकी एक्सेस हो सके। वो अपने अलग अलग नेटवर्किंग इवेंट के जरिए, बिजनेस मार्केटिंग प्रोग्राम के जरिए कस्टमर, सप्लायर एंड पार्टनर को एक तरीके से ज्वाइन करके मार्केट की एक्सेस प्रोवाइड करवाती है। दे में ऑल्सो प्रॉम्प्ट एक्सपोर्ट एंड इंटरनेशनल ट्रेड अपॉर्चुनिटी फॉर स्टार्टअप। और स्टार्टअप के लिए वो एक्सपोर्ट और इंटरनेशनल ट्रेड की अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करते हैं। उसके अलावा इनोवेशन सपोर्ट। तो गवर्नमेंट इन्वेस्ट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव, इनोवेशन हब, टेक्नोलॉजिकल पार्क एंड क्लस्टर टू फोस्टर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन की सेक्टर्स। और गवर्नमेंट क्या करती है, इन नई नई इनोवेशंस के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के इनिशिएटिव के लिए इनोवेशन हब, टेक्नोलॉजी पार्क, क्लस्टर्स, इन सारी चीज़ों में भी इन्वेस्ट करके उनको डेवलप करती है। दे में ऑल्सो प्रोवाइड ग्रांट और फंडिंग फॉर इनोवेटिव प्रोजेक्ट एंड स्टार्टअप। और इनोवेटिव प्रोजेक्ट और स्टार्टअप के लिए फंडिंग और ग्रांट भी प्रोवाइड करवाती है गवर्नमेंट। नेक्स्ट आता है सपोर्ट फॉर वुमेन एंड माइनॉरिटी एंटरप्रेन्योर। तो गवर्नमेंट प्रमोट डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन इन एंटरप्रेन्योरशिप बाय प्रोवाइडिंग टारगेटेड सपोर्ट प्रोग्राम फॉर वुमेन, माइनॉरिटी ओन्ड बिजनेस एंड अंडर रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप। These initiatives aim to reduce barrier and create equal opportunity for all entrepreneur। उसके अलावा वुमेन्स और माइनॉरिटी एंटरप्रेन्योर को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, अलग अलग तरीके के प्रोग्राम लाती है, जिससे क्या हो सके, जो बैरियर्स हैं वो रिड्यूस हो सके और सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी आ सके कि कोई भी एंटरप्रेन्योर बन सके, अपना बिजनेस, अपना जो भी वेंचर है वो स्टार्ट कर सके। तो देखिए दोस्तों, इसी के साथ यहाँ पर आपकी यूनिट नंबर 5 की वन शॉट रिवीजन कंप्लीट हो जाती है। सारा कंटेंट आपको कवर करवा दिया है। होप सो आप सभी के लिए वीडियो यूजफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इस टाइप के और कंटेंट के लिए, और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।